सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, बैटरी डेड हो गया। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा कि कौन सा ऑर्डर सही है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो तुम लोग कैसे एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं। टाइटेनियम +3, बिस्मथ +3, चेक करो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करो, क्या ये सही है गलत है। सर टाइटेनियम है या थैलियम है? अच्छा थैलियम है, हाँ थैलियम लिखो यहाँ पर, Tl है। थैलियम +3 और बिस्मथ +3, तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, पहले उसको निकाल लो। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऐसे याद रखना है इसको। बोरॉन एक तो थैलियम वाला एक और बिस्मथ नाइट्रोजन का है फैमिली का है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, ऐसा करके। तो ये इसका है, तो इसके लिए कॉमन स्टेट कौन सा है, +5 है। इसके लिए कौन सा है, +3 है। तो इसके लिए कौन सा आएगा, टैलियम का +1। इसके लिए कौन सा हो जाएगा, +1 थैलियम का +1 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 कम हो +2 जाता है। ये +5 है जनरल, तो इसके लिए कौन सा स्टेट कॉमन हो जाएगा, स्टेबल, +3। +3 तो क्या दिख रहा है ज्यादा स्टेबल +3 में कौन है, थैलियम या फिर बिस्मथ। सर बिस्मथ। बिस्मथ, तो क्या ये सही है, नहीं सर। नहीं सर, तो गलत है, हो गया। गलत। देखो समझ में आया कि नहीं, पहले इसको समझो। हमारे पास हमने क्या किया, दोनों एलिमेंट ढूंढ लिए कि भाई ये है कहाँ का, कहाँ पे लाई करता है टेबल पे, तो उसको निकाल के देख लिए तुम। देखे कि भाई थैलियम का जो स्टेट, थैलियम बोरोन फैमिली का है जिसका +3 होना चाहिए, तो थैलियम नीचे है तो इनर्ट पेयर से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा इसका। अगर बिस्मथ नाइट्रोजन फैमिली का तो +5 होना चाहिए, इनर्ट पेयर से +3 हो जाएगा इसका। तो ये दोनों स्टेबल स्टेट आ गए दोनों के। अब तुमसे ही बोल रहा है कि ये स्टेबल ज्यादा, तो क्या स्टेबल है ज्यादा थैलियम +3 में। नो सर, बिस्मथ स्टेबल ज्यादा होगा सर, हाँ हाफ फील्ड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको, इतना हम जाना चाह रहे थे। समझ गए। दूसरा बी ऑप्शन है हमारे पास, PB2। ये तो साफ पता है, ये तो रॉन्ग है। ठीक है ना, देख लेते हैं। ये +4 में और ये +2 में है, तो तुमको फिर से दिख रहा है कि जो लेड होता है, कहाँ लेड, लेड यहाँ है ही नहीं। कॉलिसिनस गट सम प्रॉब्लम, गेट सम प्रॉब्लम। तो ये भी फिर तुम्हारा +4 वाला स्टेट है, +4 स्टेट वाला है, तो इसका +2 होना चाहिए कॉमन, मतलब +4 से +2 आ जाएगा ये वाला। तो +2 शुड बी मोर स्टेबल, बट यहाँ पे फिर से उल्टा बोल रहे हैं, गलत हो जाएगा। हाँ गलत। तीसरा और चौथा, फिर चौथा देख लो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और सही हो जाए। टेन का +2 स्टेट बोल रहा है इक्वल है जर्मेनियम का +2 से। जर्मेनियम कहाँ होता है, यहाँ पे टेन कहाँ कार्बन होता फैमिली है, में टेन कहाँ है, टेन इन उसी में नहीं है, इसी में है। ठीक है, हाँ। क्या दिख रहा है, दोनों अगर एक ही पीरियड का है, तो तुमको बताया था मैंने कि जब +4 स्टेट कॉमन है तो +2 हो जाएगा इन सब के लिए, इन तीनों के लिए। और इन +2 में सबसे स्टेबल कौन होगा, जो नीचे जाएगा उसका ज्यादा स्टेबल होता है, तो हाँ नीचे हाँ वाले हाँ। को इनर्ट पर ज्यादा मिलता है। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो सर 10 10 है, का। 10 का +2 स्टेट शुड बी मोर स्टेबल देन जर्मेनियम का +2, है जर्मेनियम कि नहीं। का। ये भी हाँ क्या सही है गलत, यस सर, सही है हाँ सर, सर, ये वो गलत है। सही है सर। ये स्टेटमेंट गलत हो गया गलत ना, है। ये सही है गलत। ये गलत है, तो स्टेटमेंट हाँ। तुमको ये दिया हुआ है। सही। ठीक है, अब बच क्या रहा है, तुम आंख बंद करके बोल सकते हो सी वाला ही सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी समझते हैं क्यों। BI5 एंड BIF5। अब बिस्मथ यहाँ पे दोनों में किस स्टेट में है, +5 और +5। अब अगर हाँ +5 में ही +5 है, तो तुम खुद सोचो कि +5 तो स्टेबल है नहीं, क्योंकि +3 होना चाहिए, बट फिर भी +5 बना दे रहा है। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि +5 अगर बना ही दे रहा है तो कौन बना सकता है, जो हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा फ्लोरीन है, जो बना सकते हैं। तो क्या हाँ बोलेंगे। हाँ, तो वो ज्यादा स्टेबल है। सर जो बिस्मथ और फ्लोरीन का वो ज्यादा स्टेबल है। आगे आंसर सबका देख लो अच्छे से, नोट कर लो जल्दी से, हाँ सर समझ गए। नोट करो नोट करो नोट करो। कहाँ फंस रहे थे प्रतीक इसमें, सर वही BI वाले में ही। अच्छा बिस्मथ वाले में, इस वाले में ही जो आंसर है। बस ध्यान रखना कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे हो तो देखो क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल भी बिस्मथ I5 पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आयोडीन के पास ताकत ही नहीं छीनने का 5-5, बट फ्लोरीन ले सकता है, इसमें हाँ स्टेबल हाँ। है, वो ले ही नहीं पाएगा तो स्टेबल कहाँ से रहेगा, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो स्टेबल कैसे हो सकता है। बाकी लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं एटलीस्ट उनका कंफर्मेशन चाहिए, समझ में आ रहा है सबको, मंत्र सा ऑफ करो, हाँ बाकी लोग समझ में आ रहा है,
जितने लोग हैं Good. हाँ सर। अच्छे से नोट करते हैं। जो देखो Yes, जो sir. बता रहे हैं ना उसको नोट कर लेना, क्योंकि ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सबसे एक बार में नहीं होगा, मतलब बहुत कम लोग हैं जो कर पाएंगे एक बार में सही से। उसको नोट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। टेक टाइम, क्योंकि जो क्वेश्चन होने वाले होंगे तुमने ऑलरेडी कर लिया, लेकिन मैंने काफी कम लोगों ने सबमिट किया था असाइनमेंट, जैसे मेरे को लग रहा है बहुत कम लोग ही बना के लाए थे। ऐसा क्यों किए हैं बाकी कम लोग? बाकी लोगों ने क्यों सबमिट नहीं किया अभी तक? क्या रीजन रहा है? देखो अगर सर नहीं माफ करो, कर देंगे आज। हाँ जो भी है रीजन सब, जैसे मैंने बोला क्लास के पहले करना है, तो देखो तुम लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों को करना है आईटी एनआईटी नीट में जाना है तो डिसिप्लिन से आगे मत सीखो, डिसिप्लिन को तोड़ना मत सीखो। अगर एक बार आदत लग गई ना कि होमवर्क नहीं करने वाला, तो तुमको फिर वापस ट्रैक पर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपने आप को। एक बार मतलब फाकी मारने का आदत लग जाता है ना लोग को, मतलब शांति से फिल्म चिल मारने का, तो फिर वो बहुत बेकार हो जाता है। अभी तुम लोग को बिल्कुल ये आदत नहीं लगना चाहिए कि हाँ टाइम पास कर, मतलब किसी की बात का अगर बोल दिया गया क्लास में, सर ने बोल दिया है और बच्चे अगर सबमिट कर रहे हैं, 2 भी बच्चे सबमिट कर चुके हैं, यू शुड टेक इट ऑन योर प्राइड कि यार अगर वो किया तो हमसे क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि देख लो पूरे बैच में ना 10 बच्चे 5 बच्चे से सिलेक्शन किसी का नहीं होता है, तो तुमको अपना सोचना है कि अगर हमको टॉप 5 में रहना है, टॉप 10 में रहना है, तभी तुम आईटी या नेट या मेडिकल में जा रहे हो। ऐसा नहीं कि सबका सिलेक्शन हर साल होता है। तो तुम थोड़ा एक्चुअल फिगर के साथ सोचा करो कि अगर हम नहीं कर पा रहे कंपटीशन, अगर हम नहीं पार्टिसिपेट करें कंपटीशन में, तो कैसे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? घर पे बैठे बैठे सिलेक्शन नहीं होने वाला। हम फिर से बता रहे हैं, जितना होता है उतना ही करो, लेकिन करो। अगर हम मान लो 50 क्वेश्चन में 20 ही कर पाए, 20 सबमिट करेंगे। लेकिन जिस दिन नहीं करने वाला लग गया ना कि चलो ठीक है सर क्या ही बोलेंगे, नहीं देखेंगे, ध्यान नहीं गया, ऐसा नहीं, ध्यान नहीं जाता, ध्यान जाता है, लेकिन हम बोलते नहीं हर एक को, क्योंकि आजकल का जमाना भी उस तरह का नहीं कि सब सुन सके। ज्यादा बोलेंगे तो पता चला भाग ही गया बच्चा, छोड़ छाड़ के निकल गया, तो वो भी एक दिक्कत है हमारे लिए। तो हम नहीं चाहते कि तुम लोग पीछे पड़ जाए कि नहीं भाई करो करो, क्यों नहीं किए बताओ बताओ। तो थोड़ा सा खुद के लिए सोचो कि हाँ अगर बोल रहे तो करके दिखाना है। सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा था ये चैप्टर, लेकिन तुम लोग खुद पता है कि किस लेवल पे पढ़े थे स्कूल में और किस लेवल पे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेवल पे। तो अपने आप ध्यान दो, जब बोला गया होमवर्क सबमिट करना है तो सबमिट करना है, जैसे भी करना है। ये नहीं कि हाँ नहीं करेंगे, जितना हुआ उतना ही करो। अगर तुम ऐसे फाके मारोगे, ऐसे टाइम पास करोगे, एक बार आदत लग जाएगी ना करने की, तो फिर टर्न बैक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। मंतसा तुम म्यूट करो, हम बोलो। सर ये प्रियोरिटेशन जो आवाज उसको तुम्हारी आ वापस रही से नहीं। चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो वापस से अच्छा ठीक है, करिए। तुमसे बाद में बात कर लेंगे, तुम्हारा आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है, तो ठीक है चलो मेरे को चैट कर देना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो जो कर रहे हैं सिंसियरली अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे उनके लिए ये बोला जा रहा है। चाहे जो भी रीजन हो एक्स वाई जेड, जो भी बहाना हो एक्स वाई जेड, अपने पास रखो, हमको सुनना भी नहीं है बहाना क्या था क्या नहीं था। अगर काम नहीं कर रहे हो दैट मीन्स कि तुम दूर जा रहे हो अपने टारगेट से, जिसके लिए तुम यहाँ पे आए थे, जिस चीज के लिए तुम सोचे हो करना है हमको लाइफ में, उससे दूर जा रहे हो। और हम हर बार फोकस नहीं करेंगे हर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के तुम क्यों नहीं क्यों। तुम्हारा खुद का भी एक होना चाहिए कि हाँ हमको बोला गया है तुमको करना टाइम पे से। 3 दिन 4 दिन का टाइम दिया गया है, इतना क्वेश्चन था नहीं कि तुम नहीं कर सकते थे। और अगर करते तो तुम्हारे डाउट्स होते हैं, अगर नहीं करोगे डाउट्स कहाँ से आएंगे, डाउट्स नहीं आएंगे तो सीखो ही कहाँ से तुम। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या भेजा हरप्रीत। द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर द फैक्ट दैट, तो क्लास में करवाया मैंने हरप्रीत, क्या बताया था मैंने पहले सर साफ साफ? बताए थे लेकिन सर भूल गए सर, मतलब कोई फैक्ट। बात नहीं, ठीक है। जिरकोनियम हाफियम का जो साइज होता है लगभग बराबर होता है, नोट करके लिखवाया था मार्क करके, याद है ना सबको? सर एक बार फिर से लिखा दीजिए ना। सेम चीज है, दिखाया था टेबल में मैंने कि जिरकोनियम के जस्ट नीचे कौन होता है, हाफियम होता है। और मैंने क्या बताया था कि ये जो है यहाँ एफ ब्लॉक में आ जाता है, यहाँ पे F14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, जिसके कारण इसका जो सील्डिंग बहुत पुअर होता है, साइज बहुत छोटा हो जाता है। और तो इतना क्लोज आ हाँ, जाता तो है। होना क्या चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन F ऑर्बिटल के सील्डिंग के कारण इसका साइज छोटा हो गया है, तो ये साइज लगभग बराबर हो जाता है। यही लिखवाया था मैंने कि जिरकोनियम और हाफियम ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। चलो ठीक है, अगला देख लो। ये सब याद रखा करो, नोट्स पढ़ो बैठ के अच्छे से, उससे बाहर नहीं आया क्वेश्चन। द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड मैंने क्लास में भी लिखवाया है जब हम डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ रहे थे। नोट्स पलटो, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है केशव। जहाँ पे हमने पढ़ाया था मेटल ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वहीं पे पढ़ाया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स डायगोनल रिलेशनशिप के टाइम।
कौन सा आंसर सर देखो या देखेंगे कर दूं? सर तब बताते। कौन कौन सा आएगा? बेरिलियम और मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो ऐसा कुछ बता रहे थे हम, ये होता है, ये होता है, ऐसा करके। तो यहाँ पे कौन कौन सा रहेगा? द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, BOH फुल ट्वाइस होना चाहिए और MgOH फुल ट्वाइस, बी और Mg नहीं, बी। आंसर लग रहा है क्या? आंसर क्या दे रखा है इसका? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो होता है, बेरिलियम है, सर दूसरा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड होनी चाहिए। वही हो जाएगा फिर, वही। और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस वो होता तो है, नहीं करें, हाँ सर 20 होता है। MgOH हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये नहीं है, बी ऑप्शन से गया काम। LiOH भी क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। देखो कैसे बता रहे, फिर से याद रखो, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 2 वाले, वो सब ना स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं। तो LiOH भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये भी गया, ये ऑप्शन भी गया। फिर तुम्हारा सी ऑप्शन में बोरोन हाइड्रोक्साइड, तो बोरोन वाला जो है वो नहीं होता है, बोरोन वाला तुम्हारा तो उस नॉन मेटेलिक पार्ट में आता है, बोरोन यहाँ पी ब्लॉक का पार्ट है, तो वो भी नहीं होगा। बेरिलियम और जिंक हो जाना चाहिए तुम्हारा आंसर, BOH वोल्टाइज एंड। तो सर रीजन बता दीजिए ना। रीजन बस यही होता है, इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये जो है ना बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक क्यों है? क्योंकि ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा, ऐसे ही जानना। क्योंकि ये प्रॉपर्टी सर होती है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो सारे मेटेलिक हैं, तो मेटल होने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करता है, तो वो बेस हो जाता है। और अगर उसका हाइड्रोक्साइड लेंगे तो बेसिक हो जाएगा। एग्जैक्टली एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड की तरह भी करे और बेस की तरह भी करे, तो ये प्रॉपर्टी होते हैं, इसमें कुछ रीजन नहीं है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स, ये तुमको याद रखना है। इनफैक्ट इसमें से एक जो दे रखा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एम्फोटेरिक होता है, ये भी ध्यान रखना, वो भी लिखवा रखा है मैंने। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों कैसा डायगोनल रिलेटेड है, तो जो प्रॉपर्टी इसका रहेगा वही प्रॉपर्टी इसका रहेगा। बट एल्युमिनियम के साथ जो ऑप्शन दे रखा है लिथियम हाइड्रोक्साइड का, फर्स्ट ऑप्शन में वो गलत था, इसीलिए मेरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गलत हो गया। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था? सब ये भी हो सकता था तुम्हारा, BeOH वोल्ट वाइज। सर लिथियम मतलब सर एम्फोटेरिक नहीं है लिथियम। लिथियम बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है लिथियम। LiOH, KOH, NaOH सुना ना, ये सब। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस क्या है NaOH? सर स्ट्रॉन्ग बेस है सर। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग ये कहाँ का है? लिथियम के जस्ट नीचे वाला ही है ना, हाँ सर। है लिथियम के नीचे। पोटेशियम है, तो सर देखो उसी लिथियम के फैमिली का नीचे है। रहता है। तो जो लिथियम प्रॉपर्टी से इसका है स्ट्रॉन्ग वही बेस है। प्रॉपर्टी इसका रहेगा, जिस प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी का आता है। बस इसका ध्यान रखना, बेरिलियम और एल्युमिनियम जो है डायगोनल होता है, इन दोनों का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों एम्फोटेरिक होता है। सर बोलो। जो भी डायगोनली रिलेटेड होता है वो सब इसलिए रहता है क्योंकि उसका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एग्जैक्टली वही चीज है, साइज हाँ सिमिलर तो रहेगा इस लेकिन वजह फिर से। भी बड़ा किसका होता है, बड़ा कौन होता है फिर भी। बड़ा देखो ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा अगर देखोगे तो उसको निकालना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर है ऐसा क्वेश्चन कहीं तुम्हारे पास आएगा भी नहीं, क्योंकि हमको भी नहीं पता वो चीज, सर बट कोई बड़ा तो सर नापेगा। नीचे वाला होगा, जैसे डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली जाते नीचे हैं देखो साइज ऐसा इंक्रीज क्या करता होता है। है, इधर आने से नीचे आने से साइज बढ़ता है, यहाँ से आने साइज हाँ। बढ़ता है, लेकिन यहाँ जाएंगे साइज घट जाएगा। तो कभी घट। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि बेरिलियम और एल्युमिनियम का साइज बताओ, कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होगा। थोड़ा कोई नाप सकता है बैठ के, इतने एलिमेंट से कौन मेजर करेगा बैठ के? तो ऐसा कोई मतलब नॉनसेंस वाला क्वेश्चन कोई बनाता नहीं है, जो भी। इसलिए मैंने बोला ना एक्सरसाइज बनाओ। तुम देखोगे चैप्टर अगर बनाया है पूरा, कभी ऐसा क्वेश्चन दिखा है? ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा उसके लिए। और कोई भी क्वेश्चन याद रखने वाला इतना नहीं होता कि तुम डाटा पे घुस जाओ, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनाएगा भी नहीं ना कभी देता है। ध्यान रखना इसको, ठीक है? सुबह मैं तुमको ऐड कर दे रहा हूँ ग्रुप में, एक केमिस्ट्री का ग्रुप है, उसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं तुमको ऐड कर दे रहा हूँ। और कुछ डाउट है पूछो बड़ा जल्दी से। सर एडिट तो एक हो तुम ऑलरेडी सुबह। एक केमिस्ट्री का ग्रुप है, उसी में क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर वही जो यूरेनियम के बाद से होता है एलिमेंट, सब उसी को कहते हैं सर, ट्रांस यूरेनियम। क्या बोलते हैं फिर से बताओ? सर जो एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आता है उसी को ना ट्रांस यूरेनियम कहते हैं, वही ट्रांस का पूछे। मतलब होता है बाद, ट्रांस मतलब होता है बाद, ट्रांसलेटर। तो जितने यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, सही बात है, लिख लो, अच्छे से नहीं पता होगा बहुत लोग को ये चीज। ठीक है, उसको नोट कर लो, जो भी चीजें लग रही है ना इंपॉर्टेंट, जो भी चीजें तुमको नहीं पता उसको नोट भी कर लेना चाहिए। ट्रांस यूरेनिक तो मतलब यूरेनिक मतलब यूरेनियम, ट्रांस मतलब लेटर।
तो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स। सर और कोई डाउट? एक क्वेश्चन था उसमें Li+ और Mg2+ था, तो और उसका आयनिक रेडियस कंपेयर करना था, कौन बड़ा है? Li+ और Mg2+। हम्म। हाँ तो ये कर सकते हो। Li+ मतलब क्या हो गया, सोचो जरा सा। सर रेडियस सर Li+ का ज्यादा है। अरे देखो ध्यान से, Li लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 3। तीन। भाग 1 तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाओगे, एक ऐसे और एक, मतलब फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। मैग्नीशियम का साइज में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचेगा? टोटल फर्स्ट 12 पेपर थे, हो जाएगा 2 निकल गए, कितना 8 हो जाएगा। सर तो न्यूक्लियस फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितना? 8 हो जाएगा सर। 8। तो ये समझो ना किसका आ रहा है, ये ले लिया हीलियम का और ये ले लिया नियॉन का, तो बड़ा कौन है? नियॉन। नियॉन ही बड़ा है। नियॉन सर। निकाल देना और क्या। सर ठीक है। सर मतलब जिसका चार्ज बढ़ता है सर उसका तो आयनिक रेडियस घट जाता है ना सर? घटता है बेटा, लेकिन ऐसा नहीं करते। वो कब करते हैं, जब हम सेम पीरियड कर लेते हैं। जैसे मान लो ये पीरियड ले लिया ना तुमने, ऐसा सोडियम है, मैग्नीशियम अच्छा है, एल्यूमिनियम है, ऐसा सेम पीरियड होना चाहिए, ये नहीं अलग अलग। अच्छा, हाँ तो लिथियम और बेरिलियम के साथ होता तब हो जाता ना उसका। सर आपका सर आवाज कट जा रहा है। जब भी तुम सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आओगे तो हमेशा साइज बढ़ता है घटता है? सर बढ़ जाता है। सर क्या बोले? बढ़ जाता है सर। सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड आ रहे हैं, तो लिथियम सेकेंड पीरियड का है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है। तो हाँ सेकेंड से थर्ड पीरियड आओगे हमेशा क्या होगा, बढ़ता साइज। साइज सर बढ़ जाएगा डाउन द रोड। एक मिनट 1 मिनट। सर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। सर डिस्कनेक्ट हो गया, इसमें क्या है? चलिए चला गया तो कोई बात नहीं। आ जाओ वापस से, बताओ कोई डाउट और भी है तो। एनी फर्दर डाउट्स? नहीं सर। प्रॉब्लम कुछ आ रहा है। लग रहा सर का नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? हाँ आ गया, चलो बोलो। नेटवर्क इशू नहीं था पहले, हो गया ठीक। बोलो और कोई डाउट है किसी को किसी पार्ट में? सर एक सर भेजे ग्रुप में। नहीं सर। ग्रुप में सेंड किया हो। लेट्स सी क्या है। थोड़ा सब लोग क्वेश्चन देखो, कर लो आराम से, हो जाएगा बैठ के, ट्राई करो। हो पाएगा, देखो सब लोग ट्राई करके, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? हाँ सर हो जाएगा। बस आसान है, क्या हाँ करना सर। है, हर एक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो केसर पहले सब कॉन्फ़िगरेशन लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया है ना। फिर देखो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ डिफिकल्ट हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ये हवा में नहीं बना सकते, इसके लिए क्या करना, सबका लिखना पड़ेगा तुमको। हाँ सर। सर मैग्नीज 1:2 का, 2 करके ना। क्रोमियम का, सब कहाँ, मतलब 18 तक तो आर्गन का कॉमन कर लो, उसके बाद भरना है तुमको। तो तुमको ठीक है सबको सर, लिखना और है। एक सर क्वेश्चन था सर। बोलो। सर बुकलेट में था सर इम्स लेवल का सर, द लिक्विफाइड मेटल एक्सपैंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन इज गैलियम, एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर। गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर, जिंक क्या बोला, कॉपर। फिर से पढ़ो। सर द लिक्विफाइड मेटल एक्सपैंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन इज। द लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन, मतलब एक
सारे मेटल लिक्विड में है। तो ये सब क्वेश्चन है प्रॉपर्टी, मतलब इसमें कोई तुमको कॉन्सेप्ट नहीं, तुमको ये याद रखना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो ना, इट इज नॉट लाइक कोई कॉन्सेप्ट तुम बना सकते हो। तुमको जो दे रखा है एनसीईआरटी में उसको तुमको याद रख के चलना पड़ेगा। कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब तुमको पता है कि लिक्विड में कौन होता है, गैलियम होता है, या फिर कौन से इसमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में होता है? सर गैलेनियम। सिर्फ गैलियम। वही वाला। वही हो जाएगा। दैट्स तो वहीं पे दे दिया हिंट तुमको, द लिक्विफाइड मेटल, मतलब मेटल लिक्विड फॉर्म में है। और बताओ, बढ़िया गया, हो गया सबका डाउट्स तो। लेकिन देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसको कंप्लीट करो, खत्म करो, और उसको बना के जो भी आप मतलब होमवर्क करके भेजो। और जो डाउट्स बन रहे हो उसको ग्रुप में डालो, जो नहीं बनते उससे हमसे पूछ लो बैठ के। क्लास जब भी होता है स्टार्टिंग में या एंडिंग में तुम पूछ सकते हो, है ना? स्टार्ट किया जाए क्या अब अगला चैप्टर? कुछ और पूछना है पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। सर एक क्वेश्चन। अरे बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Sir, for the electron affinity of halogens, which of the following is correct? Sir, Br more than F. Br Sir, more than F. Br more than F पढ़ो सब लोग, पर सबको पता होगा, बाकी लोग बताओ, आसाम से निकल जाएगा। अच्छा कुछ Br more than F होगा क्या? Fluorine more than chlorine. हाँ, Sir, or bromine more than chlorine. फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन, ब्रोमीन मोर देन Sir, क्लोरीन, fluorine इसको more आपने than सर iodine. सब ब्रोमीन तो सबसे ज्यादा होगा ना, मतलब जो नीचे बोल है जल्दी। हम लोग। तुमने क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज के देते, इतना टाइम है फालतू में वेस्ट होता है तुम्हारे सुनने में क्वेश्चन। कैसा? ठीक है सर, भेज देते हैं। हाँ, क्वेश्चन खींच के भेज दे अगर फटाक से फोटो, जहाँ भी दिक्कत होती है। तो तुम लोग को ये बता रखे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सर, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता ज्यादा किसमें है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या सोमू गलत कर दिया है तुम बैठ के, तुम्हें बताया था उस दिन हमको, याद आया अब? हाँ सर। बस चलो ठीक है, हो जाएगा। देख लो कि सब यहाँ बता रखे, क्लास में बता रखे हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर अगला चैप्टर देखते हैं फिर क्या है क्या नहीं है उसमें। लेट्स सी। लिखो फर्स्ट हेडिंग लिखो, कंप्लीट करो उसको बैठ के, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो एक चैप्टर है, कह सकते हो दिस इज द बेस ऑफ इनऑर्गेनिक, ठीक है। और एक इकलौता चैप्टर है जिससे कि तुम्हारा वेटेज जो है इनऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा रहता है। जेई एडवांस हो या फिर मेंस हो या फिर नीट हो, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं इस चैप्टर से। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर फॉर 11th पार्ट। 11th पार्ट सबसे स्कोरिंग पार्ट है, और ये इनऑर्गेनिक का बेस बनाएगा। जितना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना, उससे कहीं इंपॉर्टेंट ये है, और इन दोनों का यूज होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी और इसका भी। तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब तुमको बताता है कि किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, क्या क्या बॉन्ड्स होते हैं, क्यों बनते हैं ऐसे बॉन्ड्स, शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता क्यों है, ठीक है। हर एक चीज तुमको यहाँ समझाया जाता है। और इससे तुम क्या समझ सकते हो, किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, कैसा होता है। जैसे मान लो, और भी क्या समझोगे, अगर किसी दो चीज को मिलाते हैं तो क्या उसमें घुलेगा कि नहीं घुलेगा, वो सब भी हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसे मान लो पानी में अगर हम केरोसिन मिलाएंगे, पानी में अगर हम बेंजीन मिलाएंगे, कुछ भी मिलाते हैं, HCl है, HCl में मीथेन मिला दी, कुछ भी कोई भी कंपाउंड तुम ले लो जो तुमको आता है, तुमको बस चेक करना है कि तुम अगर ये चैप्टर सही से समझते हो तो तुम ये सारी चीजों पे कमेंट कर सकते हो कि क्या वो घुलेगा नहीं घुलेगा, पोलर है कि नॉन पोलर है। सुना होगा बचपन में कि पोलर होता है नॉन पोलर होता है, बट वो एग्जैक्टली पता नहीं होता है क्यों पोलर कहते हैं क्यों नॉन पोलर कहते हैं। तो ये हम चीज यही समझेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे वन बाय वन। इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, तो ठीक है, उसको पढ़ते हैं अच्छे से और बनाते हैं नोट्स। फिर से इसका बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, जो पढ़े वो अच्छी बात है, लेकिन फिर से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन में लिख लो क्या होता है। नोट तो क्या क्या दे रखा है। मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच आर क्लस्टर ऑफ एटम्स, और दो एटम्स, छोड़ इसको मत लिखना। अ मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म्ड इफ इट इज मोर स्टेबल एंड लोअर एनर्जी, ठीक है, इसको छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लिखो केमिकल बॉन्ड होता है क्या है, इसको नोट करो फटाफट, बताते क्या क्या ये चीज। जो भी दो आइटम है, उन दो आइटम के बीच किस तरह का फोर्स होता है, किस तरह का इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के डिपेंडिंग क्या होता है, एक तरह का बॉन्ड बनता है, एक तरह का कॉन्जुगेशन होता है, उसी को बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल मतलब केमिस्ट्री का पार्ट है, उन दोनों के बाद शेयरिंग हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, उन सब चीजों को देख के हम बोलते हैं कि हाँ, दिस इज अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस टू एटम्स। तो क्या होता है वो भी समझते हैं।
क्या है ये? A force that acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule. मतलब एक तरह का फोर्स है केमिकल बॉन्ड जो कि दो एटम के बीच होता है, ठीक है. इट इज यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स इन्वॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. और क्या होता है? इट इज प्रोसेस डिक्रीज. जब भी कोई चीज स्टेबल होता है तो एनर्जी बढ़ती है घटती है, बताओ खुद से. घट जाती है। घटता है घटती सर। है. तो एनर्जी लोअर का हमेशा क्या एनर्जी हो होगा? जाती है। लॉस होगा. तुम क्या कहेंगे कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा देयर विल ऑलवेज बी इन्वॉल्वमेंट, या फिर कैसे देयर विल ऑलवेज बी रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी क्या होगा? हमेशा रिलीज होगा, डिक्रीज करेगा. सर डिक्रीज होगा सर, कम होगा. डिक्रीज में रिलीज करेगा. और उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक। ठीक है. फिर क्या है? डिक्रीज द एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी तुम्हारा रिलीज करेगा मतलब उतना स्टेबल हो रहा है. अगर उतना स्टेबल हो रहा है तो बॉन्ड भी क्या है? उतना ही स्ट्रांग बनेगा. ये भी ध्यान रखना है क्योंकि बोल रहा है स्ट्रांग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मतलब कितना स्ट्रांग बॉन्ड है. तो जितना स्ट्रांग है उतना स्टेबल है, जितना स्टेबल उतना एनर्जी रिलीज किया. समझ सकते हो इस चीज को. Therefore molecules are stable than atom. तो ये तुमको पता भी है कि एटम से ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल हो जाते हैं. दैट्स इट. इसको नोट करो फटाफट. जैसे नोट करो. सर जो हीलियम होता है सर, नोबल गैस, सर वो रिएक्टिव होता है कि अनरिएक्टिव होता है सर? हीलियम क्या किसी कंपाउंड से कोई कंपाउंड बनाता है? नहीं सर, नहीं नहीं बनाता। बनाता. तो क्या बोलेंगे? वो नहीं. अनरिएक्टिव है. अनरिएक्टिव. अनरिएक्टिव. अगर रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बना लेगा, रिएक्ट नहीं करेगा मतलब अनरिएक्टिव है. सर एनर्जी लो क्यों होगा स्टेबिलिटी के लिए? देखो फिर से बताते हैं. ये वाला पेन यहाँ पे रखा हुआ है, स्टेबल है? स्टेबल है क्या? कहाँ पे? ये पेन यहाँ हवा में रख नहीं दिया ऐसे पकड़ के. स्टेबल है? नहीं. क्यों सर नहीं। नहीं है. छोड़ेंगे गिर जाता नीचे अपने आप. अगर स्टेबल होती ही रहता अपने हाँ। आप पड़ा रहता. लेकिन अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो स्टेबल हो गया. तो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे था एनर्जी क्या था? mgh. पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh था. छोड़े mgh जीरो हो गया. तो एनर्जी कैसे हुआ? जो एनर्जी था वो रिलीज हो गया. किसमें? साउंड में, फ्रिक्शन में, वगैरह वगैरह में. तो अब ये स्टेबल नीचे रखा है मतलब स्टेबल हो गया. तो कभी भी कोई भी चीज स्टेबल होता है ना, एनर्जी अपने आप कम हो जाता है. बाय लोअरिंग द एनर्जी इट गेट्स स्टेबलाइज्ड. सर फोर्थ वाला पॉइंट समझा दीजिए ना. फोर्थ वाला पॉइंट समझा दे भाई. तो बोला मैंने कि जितना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, स्ट्रांग बॉन्ड का मतलब क्या? स्टेबल बन रहा है. और जितना स्टेबल बनेगा एनर्जी उतना ही क्या होगा? डिक्रीज करेगा, कम होगा. वही ये लिखा हुआ है. ठीक है आगे देखते हैं. क्या बोल रहा है? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी. अब देखो ये चीज थोड़ा समझाना पड़ेगा कैसे ये डायग्राम बनता है, क्या बनता है, क्योंकि हमारे बिल्कुल न्यू है. उसको समझाते हैं. वेट. कहाँ सर गए? मिर्जी वाला बुकलेट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? मेरे पास है ही नहीं वो, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं. देख लेते, कल मंगा लेंगे उसे यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हमारे पास कि अगर दो एटम रखा हुआ, मान लो हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन, समझ लो. इस दो एटम में क्या क्या है? एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है. एक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन है. कोई बुकलेट यूज करो, बुकलेट से तो फर्क नहीं पड़ता है, सब में ज्ञान उतना ही होता है. मतलब कंटेंट तुमको नोट्स मेरा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं कि अलग हो जाएगा. अब देखो अगर हम इन दोनों एटम को देख लेते हैं तो क्या क्या लग रहा है? इन दोनों के बीच कौन कौन सा फोर्स होगा? बताओ जरा. सर न्यूक्लियस और अट्रैक्शन होगा. मतलब इसको ये बोल दो, इसको भी बोल. तो क्या बोले? कौन कौन सा फोर्स होगा? पहला फोर्स होगा, रुको इसको थोड़ा अलग से बता दे. इलेक्ट्रोस्टैटिक. वेट वेट वेट. इसको ऐसे समझाता है. एक एटम है हाइड्रोजन का, ये बोल दिया. एक और दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, इसको भी बोल दिया. तो कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी. ऐसे बोल सकते हैं. हाँ सर. और क्या क्या फोर्स होगा? बताओ बताओ, ऐसे बताओ.
सर रिपल्शन फोर्स भी तो बनेगा। Repulsion of सर एक attraction force electron of repulsion A force and electron of B. पहले अट्रैक्शन की बात करें तो अट्रैक्शन कौन कौन सा है? तो न्यूक्लियस ऑफ ए, अब न्यूक्लियस ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ B2 ए, और अगर रिपल्सन की बात करें तो कौन कौन सा होगा? न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, और फिर क्या इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से क्या होता है। अगर मान लो ये दोनों एटम जो है दूर दूर था, इसका हम क्या करेंगे? एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। समझो ध्यान से, एनर्जी डायग्राम बनाना चाहूँ तो एनर्जी डायग्राम में हमको पता चले पहले कि जितना स्टेबल होगा, स्टेबल होने के बाद एनर्जी क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है? कम कम होता है सर, कम कम होता है। जाएगा। तो ये कम होता है। ध्यान सुनो, अगर ये एनर्जी है और हम यहाँ पे एटम को लेके चल रहे हैं, तो मान लो कि एटम बहुत दूर दूर है, बिल्कुल दूर दूर पड़ा हुआ है, तो मतलब बिल्कुल ऐसे चल रहा हो, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से पड़ा हुआ है। अब दोनों पास आ रहा है, क्यों पास आ रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच ये अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। जब ये डोमिनेट करेगा दोनों पास आएंगे। हाँ। तो मान लो ये पास आना शुरू किया, धीरे 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 पास आ रहा है ऐसे करके, और जैसे ही पास आएगा, मान लो कि पास आना शुरू किया, हाइड्रोजन का आइटम बिल्कुल यहाँ आ गया, ऐसे और ऐसे टच कर गया है बिल्कुल। जैसे स्टेबल, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ आया, मतलब न्यूक्लियस फोर्स है या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा और पास आएगा, क्यों क्यों पास आएगा? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। तो कुछ ऐसा सीन आ जाएगा वहां पर, जब ये एटम और ये एटम क्या कर दे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे, ओवरलैप शेयर ओवरलैप कर दे। तो ये वाला जो पार्ट हो क्या होगा? सबसे ज्यादा मान लो कि पहले टच किया, फिर टच करते करते क्या हुआ? एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। तो जब वो ओवरलैप कर रहा होगा, वो क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। स्टेबल हो रहा है। तो स्टेबल हम हो क्या रहा कहेंगे कि पहले, हाँ, तो सर उस पहले केस ये में ऐसे, सुनो सुनो, पहले ये ऐसे से आया, लेकिन जैसे स्टेबल होना शुरू किया, वो नीचे आना शुरू कर देगा एनर्जी उसका डायग्राम। फिर एक एक्सटेंड तक तो वो ओवरलैप करेगा, लेकिन अगर तुम उसको और ओवरलैप करवा दो तो क्या होगा? रिपेल करने रिपल्शन लगेगा। रिपल करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस और दोनों का न्यूक्लियस आपस में रिपल्सन भी फेस कर रहा है। तो अगर तुम इसको और ज्यादा ओवरलैप करवाओगे, मतलब बिल्कुल ओवरलैप करवा रहे हो ऐसे करके, दोनों बहुत ज्यादा ओवरलैप, जो कि चाहता नहीं होना, बट तुम जबरदस्ती करवा दे रहे हो, तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? Unstable अनस्टेबल। हो तो ये जाएगा। नीचे आएगा, लेकिन जैसे तुम उसके एक्सटेंट से ज्यादा करवा दिए ओवरलैप, क्या हो जाएगा? रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, और फिर वो फटाक से ऊपर भागेगा ऐसे करके। थोड़ा बन नहीं पाएगा यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि मार्कर से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा भागेगा। ये क्या दिख रहा है हमको? कि मतलब एनर्जी वापस से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अनस्टेबल हो गया और तुम उसको और ज्यादा पास लेके आ गए। ये जो डायग्राम बनता है ना, दिस इज द एनर्जी डायग्राम ऑफ ओवरलैपिंग। ये जो मिनिमम एनर्जी दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो मिनिमम एनर्जी का है, ये क्या दिखा रहा है? जहाँ पे मेरा ओवरलैप क्या होगा? बिल्कुल अच्छा ओवरलैप होगा, जहाँ पे जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे तो तुम कराओगे, रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा? तुम्हारा ये एनर्जी बढ़ जाएगा बैठ के। तुम क्या कह सकते हो? दिस पॉइंट सिंबल्स क्या? अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, ये जो मिनिमम पॉइंट ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम ओवरलैप, जितना हो सकता था। स्टेबिलिटी। हाँ, ओवरलैपिंग मतलब से उस कह पॉइंट सकते हो पे तुम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा सर। एनर्जी मिनिमम होगा तभी तो स्टेबल है। लेकिन जैसे तुम अगर और पास ले आए और टच करवा दे, जबरदस्ती टच करवा रहे हो बैठ के, तो उस केस में तो वहां पे क्या होगा? रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। जब रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा, तो मतलब तुम, वो चाहता नहीं आना, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती लेके आ जा रहे हो पास में, तो क्या वो आना चाहेगा? नहीं नहीं आना चाहेगा। तो क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तो कैसे भागेगा? पैसे भागेगा। तो ये क्या है? दिस एक्स एक्सिस क्या डिफरेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ऐसा लिख सकते हो कि दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जब बहुत दूर था तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पास आया थोड़ा बढ़ा, और जब ओवरलैपिंग शुरू हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव। लेकिन यहाँ से लेके क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा ओवरलैप। जैसे तुम इधर आ रहे हो, मतलब क्या करो? डिस्टेंस को और कम कर दे रहे हो एटम का, और कम करो, जितना होना चाहिए उससे भी कम कर दे रहे हो, तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसे भागेगा ऊपर फटाक से। इसको बनाओ फटाफट अच्छे से। ये क्या है? कह सकते हो एनर्जी डायग्राम फॉर ओवरलैप या ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स।
जब तक अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट करेगा पास आएगा, जब रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेगा तो एनर्जी बढ़ने लग जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल, और इसीलिए बॉन्ड बनता है। सर एक्स एक्सिस में क्या लिए? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ये जो दो एटम दिख रहे हैं ना तुमको, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, जितना इधर आ रहे हैं उतना डिस्टेंस कम होता जा रहा है, जितना उधर डिस्टेंस ज्यादा है। पहले एटम यहाँ और यहाँ था, यहाँ जैसे एटम कैसा आ गया, ऐसा और ऐसा टच कर गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे आए तो क्या होगा, मैक्सिमम ओवरलैप ऐसा, यहाँ पे आए तो क्या और ज्यादा ओवरलैप कर रही है, जो कि होना नहीं चाहिए था, ऐसा ऐसा। यस सर। ध्यान समझाते कैसे बता रहे, कैसे डायग्राम को समझाया गया है, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखा है लेकिन समझ में आता नहीं है। हो गया नोट? यहाँ पे सर अगर सर मिनिमम ओवरलैप के बारे में पूछता हूँ सर, वहाँ पे कब बनता सर मिनिमम ग्राफ? ओवरलैप क्या हो सकता है, खुद सोचो, ओवरलैप मिनिमम मतलब क्या, कुछ हुआ ही नहीं है, तुम दूर पड़े जाओ, इधर तुम जितना भी जा रहे हो, दूर जा रहे हो, इधर 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 क्या है, कोई ओवरलैप ही नहीं है। मिनिमम ओवरलैप कुछ नहीं होता, मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है। मैक्सिमम ओवरलैप अच्छे से कब होगा, जब यहाँ पे स्टेबल हो, मैक्स स्टेबल, जब उसके बाद तुम और पास लाओगे तो पास आना चाह नहीं रहा, लेकिन तुम जबरदस्ती लेके आ रहे हो, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी क्या दिखा रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना तक का, उतने का। या फिर तुम उसको ऐसे समझ सकते हो कि जब ये इधर है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स। तो क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पे अलग कलर कर दे रहे हैं बैठ के, यहाँ पे लिख रहा है तो इस पूरे पार्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे वाले पार्ट में, अट्रैक्शन फोर्सेस आर ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्सेस। ठीक है, इस पॉइंट में क्या होगा, जब बिल्कुल मैक्सिमम, मतलब जितना होना चाहिए तो उतना हो चुका है, इस पॉइंट पे क्या आएगा, सर इस अट्रैक्शन पॉइंट में फोर्स सर रिपल्शन मतलब डोमिनेट करेगा। इज इक्वल टू रिपल्सन फोर्स, दोनों बराबर हो गए, जितना होना चाहिए उतना हो चुका है। अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर हो गया, रिपल्सन फोर्स के बराबर। लेकिन यहाँ जब जाएंगे इस तरफ, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे क्या होगा, कौन ज्यादा हो गया, रिपल्शन। तो रिपल्सन ज्यादा करने लगा। अब समझ आ रहा है, उधर अट्रैक्शन ज्यादा था इसलिए पास आया, इसलिए स्टेबल हो रहा था, धीरे धीरे क्या ग्राफ नीचे आ रहा था। लेकिन जैसे तुम बराबर कर दिए, मतलब मैक्सिमम जितना हो सकता है स्टेबल उतना हो चुका है, तो तब होगा जब दोनों बराबर हो जाए। और जैसे रिपल्सन ज्यादा होने लग गया, मतलब वो क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, तुम उसको जानबूझ के ज्यादा पास ला रहे हो, उतना आना नहीं चाहिए था, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा बैठ के अपने आप, ग्राफ ऊपर भागेगा। और यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन, यही रीजन है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल बनाता है। एटम आपस में आके इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और फिर बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना के स्टेबल हो जाता है, इसीलिए यही रीजन होता है स्टेबिलिटी का। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड।
नोट जल्दी से करो, देखो कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है, कह सकते हो। इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। बॉन्ड मतलब कुछ नहीं, बॉन्ड मतलब क्या, तुमको पकड़ के रखे वही बॉन्ड है। जिस फोर्स से एक एटम दूसरे एटम को पकड़ के रखा उसी को बॉन्ड बोलते हैं। अब यस समझ सर। में आ रहा है ना क्या है एक्चुअल में क्या होता है केमिकल बॉन्ड। यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो ठीक हो गया। सबका नोट बढ़िया आ गया, कंप्लीट करो इसको। हाँ सर लिख यहाँ लिए। पे हाँ सर हो गया। बोल दिया करो, हो गया तो ठीक है ना। देखो यही डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, इसको समझो अच्छे से क्या दे रखा है और कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बनाया हमने, इसको जल्दी से पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने पढ़ो। When two atom approaches each other, nucleus of one atom attracts the electron of another. ठीक है। According to quantum theory, when two atoms of element approaches each other, वही चीज है, कुछ अलग नहीं है इसमें। यहाँ पढ़ लो। If net result is attraction, the total energy of an atom system decreases and chemical bond form. पता है। So attraction is, अभी यहाँ पे देखो ये वाला 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Attraction force क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल कैसा होगा खुद समझो। जितना अट्रैक्ट करेगा उतना एनर्जी कम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स जो है इट इज हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जितना एनर्जी कम हो रहा है उतना मॉलिक्यूल क्या स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल। तो क्या स्टेबल से बोलेंगे स्टेबल। स्टेबल। वही चीज बोला, कुछ अलग नहीं है इसमें। और फिर क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्सेस हुई, तो पता है तुमको ऑलरेडी। फटाफट नोट कर लो फोर्थ पॉइंट, या इसको भी नोट करो थोड़ा सा, तीनों को नोट करो। मतलब समझ में आना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो चीजें तुम पढ़ रहे हो उसको समझना जरूरी है, क्या है कैसे क्यों हो रहा है। हो गया। सर हम लोग जब मतलब नॉर्मली कोई फोर्स नहीं लगाते हैं और बॉन्ड बनता है तब फिर वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन अगर हम लोग और उसको प्रेशराइज करते हैं और ओवरलैप के लिए तब तब फिर तो वो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऑब्वियसली हो गया ना। वो क्यों होना चाहिए, करेगा ही नहीं तुम। वो कोई भी चीज अपने आप कब होता है, नहीं जैसे वो मान लो हमने तो क्या बोला, करेगा। अगर ये पेन को छोड़ेंगे तो अपने आप नीचे गिरेगा, कुछ गिराना पड़ेगा इसको हमको, अपने आप नहीं गिरेगा। अपने आप। लेकिन अगर ये नीचे रखा तो क्या अपने आप ऊपर आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। नहीं तो कोई चीज स्टेबल होना चाहता है, अनस्टेबल होना नहीं चाहता है। तो मॉलिक्यूल अपने आप और अंदर जाएगा ही नहीं। वो कहाँ तक आएगा? सिर्फ यहीं तक आएगा जितना तुमको दिख रहा है, बीच में मिनिमम जहाँ तक लोवेस्ट मैक्सिमम पॉइंट। स्टेबिलिटी, बस बस उसके उधर तुमको जोर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये इसके सारा बाद पॉइंट्स नोट करेंगे। नहीं थर्ड फोर्थ पे बोला था मैं। चलो हो गया, नहीं तो फिर देख लेना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसके सर बाद ये वो क्या हम है अगला पूछ सवाल रहे थे बोलो। बोलो। सर, अट्रैक्शन रिपल्सन का कुछ साइन भी होगा सर? क्योंकि सर साइन अट्रैक्शन से ऐसा कुछ नहीं, मतलब अभी दिमाग मत लगाओ। अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल्सन रिपेल कर रहा है, हाँ कोई साइन वाइन मत देखना है। ठीक है, अगला देखो क्या है। इसके बाद बोल रहा है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये क्यों होता है? तो तुमको पता है, पढ़ लेते क्या क्या है। एटम कंबाइंस टू अवॉइड, ये तुमको पता है। देखो ये हम क्या पढ़, रीजन क्या है, इसका टॉपिक क्या था ये भी समझ लो। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है। क्या दे रखा पढ़ो, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्यों होता है ऐसा। तो मैंने ये बताया पहला। ठीक है, एनर्जी कम करना चाहता है इसलिए बॉन्ड बनता है। कोई भी चीज क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, इसलिए ऐसा बॉन्ड बनाता है। दूसरा रीजन क्या है अपना, उसके बाद रीजन हमारे पास ये है, क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब हर एक मॉलिक्यूल चाहता है ताकि वो क्या कर सके, नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन कर सके और क्या हो जाए, खुद को स्टेबल बना ले। तो ये भी रीजन है कि हमारे पास क्योंकि बॉन्ड क्यों बनता है, तो वो भी नोट कर लो। एटम कंबाइंस टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन सबको पता है। ओनली outermost electrons ns np n-1 electrons participate in bond formation। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबसे आउटर सेलुलर इलेक्ट्रॉन्स, वही पार्टिसिपेट करते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए। कभी भी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो सबसे बाहर वाले वैलेंस सेल है, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैलेंस। सेल।
तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करते बॉन्ड शेयरिंग में या ट्रांसफर में, कुछ भी हो, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, ये भी तुमको पता है। फिर क्या, इनर्ट गैस एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट, पता है क्यों? बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैंस मिनिमम एनर्जी। तो जिसके पास भी अगर ऑक्टेट कंप्लीट है या डुप्लेट कंप्लीट है, वो क्या है, स्टेबल होता है, इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? जरूरत ही नहीं पार्टिसिपेट करने की, पहले से स्टेबल है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। एक ऑक्टेट रूल होता है, ये क्या कहता है कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है या जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दे आर सेड टू बी मोर स्टेबल। इसको नोट कीजिए। बेसिक सर सारा बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। लगभग सारा जितना भी बॉन्ड बनेगा ना, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, याद रखना। और जब तोड़ोगे तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तब देना पड़ेगा एनर्जी। एनर्जी देना पड़ेगा। तोड़ोगे तो लगेगा, जोड़ोगे तो निकलेगा। चाहे वो कैसा ही बॉन्ड क्यों ना, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो, कुछ भी हो, सब में यही होता है। आई होप नोट हो गया सबका 0 पॉइंट। यस सर। सर हो गया। ठीक, इसके बाद अब ये देख लेते हैं कि नहीं सर, वेट सर, जल्दी करो। सर हर बार सर जब भी सर दो ठो मतलब सर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है या सर दो आइटम बॉन्ड बनाता है, वो लोग सर हर बार सर मतलब गैस सर नोबल गैस का क्यों सर कॉन्फ़िगरेशन सर उन लोगों को चाहिए? वही स्टेबल होता है बेटा। ऑक्टेट जो है ना, ऑक्टेट और डुप्लेट, दे आर सेड टू बी स्टेबल। मतलब देखो, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई आके बोल दिया। हमने जो चीजें देखी अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में, तो उसी चीज को देख के हम स्टडी किए कि भाई नियॉन जो है, आर्गन जो है, वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके जो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल है। तभी एक साइंटिस्ट ने आके बोले कि भाई जिसके पास 8 होते हैं, 2 होते हैं, वो स्टेबल हो जाता है। और अगर नहीं है 8 या 2, तो वो चाहता है कि 8 या 2 हो जाए, तो उसी को वो अक्वायर करना चाहता है। तो ये ऐसा नहीं कि कहीं कोई बुक में लिखा हुआ है या फिर कोई शास्त्र या वेद में लिखा हुआ था। ये हमने देखा है, चीजों को पढ़ा है, स्टडी किया है, फिर उससे वो चीजें हमने कन्वे किया कि हाँ ऐसा कुछ होगा तो ऐसा होता है। दैट्स इट। ठीक है सर। सब चाहता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन करना। ठीक है, ओके। तो ये नोट करो फटाफट, क्या होता है केमिकल बॉन्ड्स वगैरह। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, दो तरह का बॉन्ड बना सकते हो। इनफैक्ट जितने भी बॉन्ड्स होते हैं सब यही होता है, इधर आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा या मेटालिक होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड, ये सब तरह के बॉन्ड्स और डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। इन दोनों को वीक बॉन्ड बोलते हैं, इन चारों को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं। इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही होता है, बट थोड़ा सा वीक, उसको ओवरऑल वीक ही बोलेंगे, वो भी वैन डर वाल के अंदर ही आता है। ये जो है एटम्स के बीच होते हैं ये चारों, और ये कहाँ होते हैं? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच होते हैं। इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड भी तुम्हारे एटम एटम के बीच हो सकता है, तो फिलहाल इसको नोट कर लो। क्या होते हैं ये सारे बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे अभी अंदर में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, और डेटिव, DATIV, डेटिव बॉन्ड। हो गया? डन? हाँ सर हो गया। हाँ सर। उसके बाद हम देखेंगे लुईस ऑक्टेट रूल क्या होता है, वो लिख लेंगे फटाफट। लुईस ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या है? एक साइंटिस्ट है लुईस नाम के, उन्होंने क्या बताया कि जिस भी आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ये सारे पॉइंट्स हमको पता है। हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सिर्फ हाइड्रोजन या हीलियम के पास क्या डुप्लेट होता है। टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आइटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, यही पता है। एंड टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सेल इज नोन एज लुईस ऑक्टेट। मतलब जो चाहता है 8 कंप्लीट करना उसी को बोलते हैं। तो सिर्फ 4th पॉइंट नोट करो, बाकी तुमको ऑलरेडी पता है। तो कोई भी आइटम क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है आइदर बाय शेयरिंग और बाय ट्रांसफर। तो जो टेंडेंसी शो करता है उसी को बोलते हैं लुईस ऑक्टेट। और सब चाहता है कि 8 रखें, और हाइड्रोजन केस में 2।
बट अगेन कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हमारे ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं होते हैं, फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। इन्होंने क्या किया, ऑक्टेट रूल ने क्या कहा कि भाई जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा वो स्टेबल है, ठीक है, और सब चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना। बट एक्सेप्शन क्या आएगा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि पाए जाते हैं बट उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो वो एक्सेप्शन हो गया। या फिर क्या दिखाया, किसी किसी का ऑक्टेट पहले से पूरा है बट फिर भी कंपाउंड बना रहा है, जैसे कि जेनॉन, जेनॉन का ऑक्टेट पूरा है बट फिर भी क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, तो वो भी क्या एक्सेप्शन हो गया। तो वो सब एक्सेप्शन देखते हैं क्या क्या है, फटाफट बना लो, ये सब तुमको पता है, जितना जल्दी से नोट कर दो, बैठ कुछ है नहीं करना। इससे हम बता नहीं रहे कि तुमको पता है, 9th 10th में पढ़ते लिखिए। अब से BCl2 हमारे पास पाया जाता है, दिस इज स्टेबल, बट ये देखो क्या ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है बेरिलियम, नहीं कर रहा, डजंट हो गया ऑक्टेट। हो सकता है कि वो जरूरी नहीं कि वो ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो, वो उसके एक्सेप्शन हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन से पहले फोकस करेंगे और फटाफट उसको नोट करेंगे। देखो फिर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट टू, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट टू क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जो तुमने ऑलरेडी देखा है। फॉर एग्जांपल BF3AlCl3 BCl3, ये सब क्या है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स जहां पे हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। BCl2 जो भी जस्ट देखा है, BF3, ये सब एग्जांपल्स होते हैं। देख लो यहाँ पे कितने 6 ही हो रहा है। तो ये रीजन क्या है, मतलब स्टेबल है, ये सिर्फ एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं बोल रहे कि सर क्यों है, क्यों ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करता है विदाउट कंप्लीटिंग ऑक्टेट, ये इसका एक्सेप्शन हो जाता है। अदर एग्जांपल सी हो गए ZnCl2, गैलियम मिथाइल ट्राइमिथाइल, ऐसा करके जो भी इसको लिख लो। फिर दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, जैसे मैंने बताया कि अगर ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है फिर भी क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। या फिर कह लो कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारा PCl5। अगर PCl5 में देखेंगे तो फॉस्फोरस पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, और क्लोरीन में कितना होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक से करेगा, ये भी Cl से एक से करेगा, ये भी एक से करेगा, यहाँ भी एक से करेगा, यहाँ भी एक लेगा। तब क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फॉस्फोरस का देखो कितना रहेगा, देखो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या दिख रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए फॉस्फोरस के पास। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये क्या कर रहा है, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर दे रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो क्या ये ऑक्टेट रूल फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं। ये भी हमारे पास एग्जांपल है, क्या है, एक्सेप्शन का। लेकिन ये ऐसा क्यों करता है वो हम लिखवा देते हैं, पहले इसको नोट करो, दोनों एग्जांपल नोट करो, फिर बताते हैं जैसे ये क्यों करते हैं वो हम बता देंगे। सर केवल एग्जांपल नोट करें। हाँ जितना कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं, पता है कुछ मतलब फिर भी नोट कर लो, नोट्स बनाओ थोड़ा सा। ये हेडलाइन नोट कर लो जो डार्क में लिखा हुआ है, और फिर ये एग्जांपल नोट कर लो। एक्सपेंशन मतलब 8 से ज्यादा करता है। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। ठीक, तो यहाँ पे रीजन क्या है वो समझ लो। लिखो ऐसा, रीजन फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, यहाँ लिखो रीजन फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। रीजन क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जिस भी एलिमेंट के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, वो ही सिर्फ अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम थर्ड पीरियड में हो, थर्ड पीरियड में तुम चले जाओ इधर आके, तो कहाँ पे आ जाएगा हमारा, मतलब वो पूरा अल्मोनियम वाला नहीं, उसके जस्ट नीचे कौन सा आता है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके ऊपर कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, तो उधर आ गया बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये वाला। तो यहाँ पे सेकेंड पीरियड में हमारा डी ऑर्बिटल नहीं आता है, लेकिन थर्ड में क्या आता है, डी ऑर्बिटल आ जाता है। और तुम देखोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबका देखोगे तो 3s2 3p2 आएगा, लेकिन 3d पूरा है क्या किसी के पास, इसमें देखो जरा सा,
3p2 नहीं 3p3 ऐसे चलता रहेगा नहीं कुछ ना कुछ। नो लेकिन सर 3d पूरा नहीं है। पूरा खाली है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे पूरा 3d खाली हो जाएगा इसका। लेकिन फिर अगर फोर्थ पीरियड में आओगे, फोर्थ में भी क्या आएगा, ऐसे ही तुम्हारा निकलेगा कि 4s2 तो रहेगा, 4p2 तो रहेगा, 4p भी रहेगा, लेकिन 4d क्या हो जाएगा, खाली पूरा। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं p ब्लॉक के, सबके पास क्या है, d ऑर्बिटल खाली रहता है। कहाँ से, थर्ड पीरियड से। इसीलिए थर्ड पीरियड से लेके और जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स हैं सब क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। कर जितने आप सकते हैं। हाँ, they all can expand the octet because of empty d orbital. But बोरोन कार्बन नाइट्रोजन कर सकता है क्या? नहीं। नहीं सर। सर एक बार फिर से बताइए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बस यही बोल रहा हूँ प्रतीक कि जितने भी एलिमेंट्स हैं क्योंकि हमारे थर्ड पीरियड के हैं जो उससे नीचे हैं, मतलब पी ब्लॉक के, ये ध्यान रखना, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्योंकि थर्ड पीरियड है उससे नीचे हैं, उन सब में उनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो खाली रहता है। अगर थर्ड में पीरियड तो इंक्लूडेड। हाँ, इंक्लूडेड थर्ड पीरियड। थर्ड में 3d खाली रहेगा, फोर्थ वाले में 4d खाली रहेगा क्योंकि उसका डी अगले वाले में भरा रहता है, पता है ना तुमको? हाँ। तो ये सबको पता है, उसका अगला अगले वाले में अगले वाले में अगले वाले में भरा रहता है। इसी कारण से क्या होता है, सबके पास एम्प्टी एम्प्टी ऑर्बिटल आ जाते हैं, वो शेयरिंग करके अपना बढ़ा लेता है। ये हैरी पॉटर वाले भाषा में कौन बात कर रहा है? रीजन बता दीजिए। लिख लो एम्प्टी डी ऑर्बिटल, यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। जिस भी एलिमेंट के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहेगा उसका एक्सपेंड हो सकता है। याद रखने के लिए जितने भी पी ब्लॉक के हैं जो कि थर्ड पीरियड या उससे नीचे है। अगला लिखो नेक्स्ट, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस का मतलब होता है कि जिस भी एलिमेंट के पास, मतलब वो इनर्ट गैस है नहीं बट इनर्ट गैस की तरह दिखना चाहता है। जैसे कि आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन 18 से 18 होते हैं। नियोन के पास 18 कितने हैं, 10 हैं। सिमिलरली अगर क्रिप्टॉन के पास जाओगे तो 36 हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिसमें 18 हो, 10 हो, 36 हो, उनको हम बोलते हैं, मतलब वो तो हो गए, मतलब प्रॉपर इनर्ट हो गए। लेकिन ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनके पास अगर कुछ जैसे गैलियम का, अगर गैलियम से +3 कर दें, तो गैलियम का अगर +3 करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, देखो काउंट करके, 2 2 4 6, 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। तो अगर हम इन दोनों को निकाल देते हैं, 4p1 4s2 को निकाल दें, यहाँ तक अगर काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 10 कितना, देखो निकाल के कितना आ रहा है, एग्जैक्टली काउंट करो, 10 18 10 20 कितना आ रहा है, 26, सॉरी कितना, 10 हो रहा है, 10 20 हो रहा है, 20 26 26 हो जा रहा है ना। देखो तो आउटर से में कितना इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, इसको छोड़ दो, यहाँ काउंट करो कितना आ रहा है, 3s2 3p6 3d10 18 आ रहा है। इसको छोड़ दो, हाँ। 2 को छोड़ के थर्ड को देखो, इसको निकाल दिया हमने, गैलियम +3 में इसको निकाल दिया, 2 को साफ करके लिख रहा है। यहाँ अगर देखोगे गैलियम का ही होता है, अगर गैलियम +3 करेंगे तो क्या आएगा, 3s2 3p6 3d10। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो सबसे आउटर सेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो तुम्हारा किसका, नोबल गैस की खासियत है, तो उसके पास ऐसा हो सकता है 2 8 8 8 फिर 18 ऐसा करके। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वो भी क्या कर सकता है, मतलब वो भी अपना ऑक्टेट क्या रखते हैं वो भी कर लेते हैं। बस इसको, बस इतना ध्यान रखना कि ये होता है, ये कहलाता है, दिस आर कॉल्ड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज तुम्हारा बाद में करना, कभी कोई काम कर नहीं करता। ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं जिसके हम इलेक्ट्रॉन्स से निकाल दें बाहर के, और अगर उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचता है या 8 इलेक्ट्रॉन बचता है, उसको बोलते सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये सारे कॉपर प्लस Ag+, Zn+2 ये सब निकाले क्या कर रहे हैं, अपना 18 कर ले रहा है या 8 कर ले रहा है, ऐसा कुछ कर ले रहा है। इन सब में 18 हो जाएगा, देखना ध्यान से।
एग्जांपल नोट कर लो, एक तो समझा रहा हूं। ठीक है, ये बस काम आएगा, बाद में बताएंगे कब, कि फिलहाल ये ध्यान रखना है। सूडो इनर्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया उस एटम से तो आयन बना देंगे, और आयन अगर है तो उसके आउटर सेल में कितना चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे बाहर वाले, मतलब 3 में फर्स्ट सेल में आउटर हो गया, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो सूडो इनर्ट से। सिर्फ 18 या किसी भी नोबल गैस के जितना? किसी भी नॉवल गैस से 18 या 8, वो तो 18 हो 8 हो 36 तो हो नहीं पाएगा ना, उस तरह का तुम देख ही नहीं पाओ काउंट करके इतना। 18 या 8 ही बोलना, उसको बोलना। सर अगर लास्ट में 32 बच रहा है तो? 32 बचेगा, 32 से क्या हो रहा है? 32 नाइट्रेट गैस का होता है, 18 होता है, 8 होता है, 36 होता है। इसमें देख लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि ऐसे भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर आता है, जैसे कि 1 3 5 7 अनपेयर्ड बच जाएगा, फिर भी वो पाया जाता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं पाया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल NO, NO2, ClO2, ClO3, एग्जांपल को बना के दिखा रहे हैं। जैसे NO का अगर देखोगे, NO का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, N कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 5, O के पास कितना है? 6। ये देखो क्या करेगा, ये दोनों आपस में शेयर कर दिया, कौन? ये वाला और ये वाला। लेकिन इसका अगर तुम काउंट करोगे कितना, देखो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और फिर भी 7 इलेक्ट्रॉन का स्टेबल है क्या? क्या 7 स्टेबल है? नहीं है, फिर भी NO पाया जाता है यूनिवर्स में, NO इसी तरह से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ भी क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया ऑक्टेट टूल का, कि भाई ऑक्टेट तो पूरा हो नहीं रहा है फिर भी स्टेबल। तो ये क्या बोलेंगे कि मतलब ये भी ऐसा होता है, ये मिलता है हमको। इसी तरह से हमारा एग्जाम्पल क्या, ClO2 ClO3 देखो बना के, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम O2 बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 इधर कर दिया, एक और कर दो, 1 2 3 4 5 6, 2 इधर कर दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन क्लोरीन का देखो कितना आ रहा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ गया? 11 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये भी क्या है? ऑड नंबर आ गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमारे फाइंड आउट होते हैं जहाँ पे 7 है, 11 है, 13 है, ऐसा करके, जो कि अगेन क्या कर रहा है? ऑक्टेट को इनवैलिड कर देगा, वो एक्सेप्ट कर देगा। इसे बता दीजिए ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल पे, जैसे कि NO है, ClO2 है, ClO3 है, इन सब में क्या है? ऑड नंबर है, फिर भी वो पाया जाता है, मतलब वो एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या बताता है? एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या? मतलब ऑक्टेट को ना फॉलो करते हुए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? बताओ हाँ या ना बोलो, कल फिर से बता दीजिए भाई। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बस लेंगे 7 जैसे बोल रहे हैं। मतलब उस एटम की बात करें, जो एटम तुम्हारे पास है ना बेटा, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है हमारे पास? 7 देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या ऑड नंबर है, इवन नंबर है? ऑड से। ऑड नंबर है, इसको बोलते हैं ऑड नंबर स्पीशीज, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या नाइट्रोजन का? नहीं सर। नहीं नहीं हुआ, सर। फिर भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं? NO होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। होता है। तो क्या कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बट वो ऑक्टेट अपना फॉलो नहीं भी करके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या एक्सेप्शन हो गया ना ऑक्टेट रूल का, कि भाई ऑक्टेट फॉलो भी नहीं करता है फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब गलत है, होना नहीं चाहिए लेकिन है, तो ये एक्सेप्शन हो गया उसका। सर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शन था? मतलब वो भी एक तरह का ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन था, मतलब कि उसमें भी तुम्हारा 8 तो हो नहीं रहा, 18 हो जा रहा है, तो वो भी क्या एक तरह का एक्सेप्शन हो गया, ये कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट प्योर फॉर्म एक्सेप्शन, बस ये 3 चीज को ध्यान रखना जो बताएं, इसको लेके एक और लिखवा दे, इसको जल्दी से नोट करो। एक फॉर्म वहां पे क्या लिख लोगे ऐसा कि एटम्स ऐसे भी होते हैं जिसके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल होना चाहिए, बट फिर भी क्या करते हैं?
कंपाउंड बनाते हैं, स्टिल दे फॉर्म कंपाउंड, जैसे कि HCF2, HCF4, HCF6, HCO2F2, ये सब क्या है? सिर्फ एग्जांपल्स है जहाँ पे हमारे पास कंपाउंड से ज़ेनॉन ऑलरेडी एक नोबल गैस है, नोबल गैस है तो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो स्टेबल था बट फिर भी उसके एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन है उसका, ई फॉर्म। सर पूरा नोबल गैस का सर वो ग्रुप में सर खाली जेनॉन ही रिएक्ट करता है। हाँ, सिर्फ ज़ेनॉन ही करता है। रेडॉन तो तुम्हारा रेडॉन करता क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। रेडॉन होता है, रेडॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे रेडियो एक्टिव हो जाता है, रेडियो एक्टिव की वजह से वो कंपाउंड बनाता नहीं है, वो करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पाता है, लेकिन ज़ेनॉन कर पाता है क्योंकि वो रेडियो है नहीं। क्यों कर पाता है, क्या रीजन बताओगे इसका? सर वो ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स है तो बहुत दूर हो जाता है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन में कम हो जाता है, इसलिए वो बॉन्ड बनाने लगता है। और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, तो इसलिए उसके साथ इसलिए कोई भी, हाँ इसलिए क्या बोलोगे, कोई भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो लूजली हेल्ड है उसको खींच लेता है अपनी तरफ, और जब खींच लेता है तो बॉन्ड बन जाता है, इसलिए बॉन्ड बना लेता है, लेकिन कोई और अलग एलिमेंट नहीं बना सकता है एक्सेप्ट फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इसलिए वो क्या करता है, उस नोबल गैस से भी छीन लेता है इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना लेता है, शेयर कर लेता है मतलब। चलो हो गया सबका नोट यहाँ तक, हाँ सर हो गया। So these are the exceptions of octet rule, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड क्या होता है वो समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। क्या होता है कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक एटम जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो पूरा क्या होता है, इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड इन व्हिच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम। ठीक है, मतलब एक ही एटम क्या करता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा लेता है और दोनों मिलकर शेयर कर देता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझते हैं कैसे होता है, इसको नोट करो पहले। सब लोग ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये नहीं कि मतलब जहां भी दिक्कत है पूछो बैठ के जल्दी से। माइक खराब हो गया ये सबका, जैसे नोट करते जाओ, कोई बात नहीं, जो भी है चैट में पूछना है सब, ठीक है। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बहुत लोगों को पता नहीं होता कैसे बनता है क्या बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जहां पे हमारे पास क्या होगा, एक एटम सिर्फ देगा, दूसरा एटम सिर्फ लेगा, और लेने के बाद देने के बाद दोनों शेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल समझते हैं कैसे, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या रूल है। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर, क्या है, ऑक्टेट ऑफ दोनों एटम शुड बी कंप्लीट एंड शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बोल रहे हैं पहले से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले, हाँ मतलब जो पार्टिसिपेट ना इलेक्ट्रॉन करे और सिर्फ पार्ट अकेला अकेला पड़ा हुआ है, हाँ। बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है लेकिन आउटर और शेल में दूसरा होता क्या, है। एक्सेप्टेड एटम शुड हैव डेफिशिएंसी ऑफ एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है दूसरा वाला, उसके पास कमी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन कमी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास, ऐसा एग्जांपल लेते हैं, मैंने ये यही देख लो, NH3, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, बताओ। फाइव होता है, बैलेंस में 5, फाइव 1 2 3 4 5, अगर H है तो 3 H है, सबके पास एक H लगा दो। ये बेसिक पार्ट है जो तुमको बता रहे कैसे बनता है बॉन्ड। दो बॉन्ड बना दिए, अब जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसको क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर। अब BF3 को देखो, BF3 में बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, बोरोन में आउटर सेल में 3 होता है सर। 3 होता है। F फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन के पास 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, एक शेयर किया। सिमिलरली यहाँ भी एक शेयर कर लेगा, यहाँ भी एक शेयर कर लेगा। क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, देखो जरा ध्यान से। नहीं सर, नहीं हुआ। क्या दिख रहा है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहे हैं। अमोनिया के पास ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, चेक करो सर नहीं हुआ है सर। हो तो क्या है, देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 हाँ, ऑक्टेट सर। कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बावजूद भी क्या एक लोन पेयर है, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो सकता है। दूसरा का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं है लेकिन इसको लोन पेयर का रिक्वायरमेंट है। तो जब अमोनिया और BF3 बॉन्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, क्या करेगा, ये अपना एक लोन पेयर किसको दे देगा, बोरोन को दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं। NH3 क्या किया, अपना एक लोन पेयर किसको डोनेट किया, बोरोन को। तो यहाँ पे क्या बन गया, NH3 ऐसा करके NH3 एक यहाँ डोनेट हुआ पूरा का पूरा किसको, BF3 को, BF3 ऐसा। तो यहाँ पे जो दिखता है ना, ये जो ट्रांसफर हुआ है पूरा का पूरा लोन पेयर का, उसको बोलते हैं कोवैलेंट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि एरो के थ्रू, जो देता है उसकी तरफ से एरो जाएगा और जो लेगा उसकी तरफ एरो रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक दो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर किसके हुआ, BF3 को दिया गया। और एक बार जब दे दिए तो जो दो इलेक्ट्रॉन था दोनों के साथ काउंट कर लो, मतलब क्या है, इसके साथ भी काउंट हो जाएगा, इसके साथ भी काउंट हो जाएगा। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नाइट्रोजन के पास, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। इसका भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया। तो यहाँ पे समझो क्या बोला गया, यहाँ पे दिया दोनों, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया, नाइट्रोजन या बोरोन, नाइट्रोजन दिया है। दोनों नाइट्रोजन दिया है, दोनों एक ही नाइट्रोजन। एटम दे रहा है लेकिन लेने के बाद दोनों शेयर कर ले रहा है। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं क्या हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ध्यान रखना। लेकिन इन जनरल क्या होता है, मान लो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या दोनों आपस में शेयर करते हैं, ऐसा करके कंप्लीट करते हैं अपना ऑक्टेट। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मतलब ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर किया, तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया गया था एक एक को, दोनों का कंट्रीब्यूशन था, ऐसा नहीं कि एक ही ने दोनों दे दिया था। इसलिए क्या है, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। बट कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जबकि किसी के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हो और फिर भी लोन पेयर पड़ा है, तो क्या करेगा, अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, उसको जिसको काम है उसको देगा, और क्या करेगा, ऐसा तरह का बॉन्ड बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको नोट करो अच्छे से। ठीक है, कुछ लोगों का स्कूल में वाइवा वगैरह है तो जा रहे हैं, बट देखो बाकी लोग सुनो ध्यान से, ये नहीं कि बस क्लास नहीं है तो बस भाग रहे हैं, लास्ट टाइम हो गया तो। अगर कुछ है तो ध्यान सुनना है, फिर रिकॉर्डिंग देखना, अगर कुछ काम है तो, कहीं जा रहे हो किसी कारण से। बहुत लोग का बैटरी डेड हो गया। अगर कोई लीव करता है ग्रुप को तो बता के लीव करना है, क्या रीजन है, ऐसे नहीं कि बस निकल गए अपने आप। एक दो बच्चे ऐसे निकल रहे हैं, देखते पता करते कौन है, वैसा नहीं कि दिख नहीं रहा हमको, बाकी बहुत लोग बता के जा रहे हैं, सब कुछ रीजन है। एक का बैटरी खराब हो गया, एक का वाईवा, एक का कुछ है, एक का स्पीकर है। बिना छोड़े जाओगे क्लास, कोई मतलब नहीं उसका करने, क्लास तक क्लास करो, ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ पे ये हो रहा है टाइम पास। रिकॉर्डिंग देखोगे उसका एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन लाइव पढ़ोगे उसका एक अलग चीज है। तुम जो चाहो पूछ सकते हो यहाँ पे। कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट में अंतर क्या हो जाएगा, दोनों तो शेयर ही कर रहा है। देखो कोवैलेंट का मतलब क्या हो रहा है समझो, कोवैलेंट में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, किसके किसके कारण आए, एक इसका भी था एक इसका भी था, दोनों का एक था ना। हाँ सर। आंसू, हाँ सर। ठीक है, दोनों का एक था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका था, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। जब नाइट्रोजन शेयरिंग का। हो, लेकिन कैसा हो, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आ रहा हो, तब उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अगर दोनों का एक एक आ रहा है, दोनों का दो दो आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट। सर म्यूचुअल शेयरिंग होता है ना सर। म्यूचुअल शेयरिंग है तो कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर एक तरफा शेयरिंग है तो कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन ये ध्यान रखना, एक बार बन गया तो क्या है, उसको तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कोवैलेंट है कि कोऑर्डिनेट है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम हो जाएगा, इट विल एक्ट लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर तुम पहचान नहीं सकते हो कि कोऑर्डिनेट था या कोवैलेंट था, बनने के पहले बोल सकते हो लेकिन बाद में नहीं बोल सकते। बट लेकिन सर जब कोऑर्डिनेट में सर बॉन्ड बनेगा तो उसका बीच में सर एरो बनेगा ना। वो दिखाने का तरीका होता है ना, वो हम दिखाते हैं ऐसा। लेकिन अगर मान लो कोई बॉन्ड बना हुआ है, तुमको पता नहीं कोऑर्डिनेट है कोवैलेंट है, तुम क्यों ना बोल सकते हो क्या है क्या है।
तुम उसको पहचान नहीं, तो हम दिखाते हैं लिखने के लिए ना यहाँ पे कि ऐसा लिखा जाता है, लेकिन एक बार बन गया तो दोनों सेम हो जाता है, दोनों का और स्ट्रेंथ सर मिलेगा तो आयनिक सेम। को डिफरेंशिएट कर सकते हैं आयनिक तो एक अलग चीज हो करके। गया, आयनिक तो अलग हो गया। आयनिक में क्या होता है, काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो। आयनिक अलग चीज है, आयनिक इज नॉट, वहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन सेव होना होता है, वो क्या होता है ट्रांसफर होता है, जैसे Na+ है और Cl- है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, क्या हो रहा है, एक प्लस और एक माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम, मतलब बॉन्ड क्या है यहाँ पे, देखो कोई आयनिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, एक फोर्स है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, उसको बोल रहे हैं मैंने आयनिक बॉन्ड। कोई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ क्या यहाँ पे, नहीं सर। नहीं हुआ, ध्यान रखना, देयर इज नो शेयरिंग, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयन, ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन जो पूरा का पूरा इधर आ गया है, शेयर नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया अपना, और फिर जो फोर्स आया उन दोनों के आयन के बीच, उसको बोलते हैं आयनिक। ध्यान दो, अच्छे से नोट करो इसको। सर अगर बॉन्ड बन गया तो हम इन जनरल उसको कोवैलेंट बॉन्ड ही ना कहेंगे। बॉन्ड बन गया उसके बाद हम क्या बोले, अगर तुमसे से पूछा गया है कि क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा अंतर है दोनों में, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में अंतर है कि नहीं है, दिख रहा है साफ साफ, क्या अंतर है, अंतर यही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आएंगे, और फिर करने के बाद दोनों शेयर करेंगे, दोनों के साथ काउंट होगा, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों एक एक देता है, अपना अपना दोनों देगा, और दोनों के साथ काउंट होगा जब दोनों देगा, तो ऐसा है। तो ठीक, आगे देखते हैं। सिमिलरली अगर NH4+ का देखा जाए, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इसके पास लोन पर, इसका भी डुप्लीकेट कंप्लीट है नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ, तो क्या करेगा, अपना लोन पर इसको देगा, और जब देगा तो ऐसा शो करेंगे, तो यहाँ पे एक एरो शो करेंगे, ऐसे करके, इस तरह से होता है। सिमिलरली HCO+ में भी हर जगह पे इसको नोट कर लो। ओजोन, ओजोन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, अगर देखोगे ओजोन का स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, देखो यहाँ पे ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब देखो बॉन्ड बना रहे हैं, समझो इसको, मैंने ये बॉन्ड बना दिया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इस ऑक्सीजन के साथ, देखो काउंट करके, करो काउंट, इसके साथ कितना है O1 के पास, 8 हो गया। 8 हो गया। चलो ठीक है, अब अगर हम इसको ही बना देते हैं, मान लो ऐसा ऐसा कर देते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर ऐसा करते हैं तो इसका तो कंप्लीट हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कंप्लीट हो, लेकिन इसका क्या होगा, बीच वाले का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 होगा। क्या ऑक्सीजन 10 कर सकता है, कैपेसिटी ऑक्सीजन का 10 करने का, नहीं सर। क्यों नहीं कर नहीं, सकता 10, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है इसलिए। सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो क्या ये ऐसा करेगा, नहीं करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ दे देगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन सारे इसके पास, बीच वाले के पास, करो काउंट, 1 2 सर 8 3 आ रहा 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो गया, है। और इसका भी काउंट करो कितना है, 1 2 3 4, 6 7 कितना है, 5 6 पहले से था, और पूरा लिया है 7 8, कितना हो गया इसके बाद, 8। 8 दिया सर। क्या दिख रहा है, कंप्लीट कर दिया। तो कभी भी अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि मतलब शेयर करना पड़ रहा है और फिर कंप्लीट नहीं हो रहा सामने वाले का, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वहाँ पे डेटिव बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना, इसको नोट करो अच्छे से, यहाँ भी नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो। सर H3O+ वाला समझाइए ना। वही तो है ना, वहाँ पे जो HCO+ में भी क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है दो, और H+ पे क्या है, कुछ नहीं है, 2 प्लेट भी कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर उसको दे देगा, जब देगा तो क्या हो जाएगा, एरो बना लो, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज, लोन पेयर का लॉस हुआ तो क्या रहेगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, जब प्लस आ गया ऐसे एरो आ गया, इसको अगर साफ साफ बना तो यहाँ बन जाएगा OH, ठीक है, एक प्लस चार्ज क्योंकि लोन पेयर का लॉस हुआ है, एक बचा हुआ है, और एक एरो बनाया H के पास, दो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन के पास, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरा हो रहा है। हाँ सर। हाइड्रोजन के पास भी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट पूरा हो गया, तो सर वो प्लस चार्ज क्यों लिख रहा है?
प्लस का मतलब क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या चार्ज आता है? तो निकल तो नहीं न रहा है सर, वो तो शेयरिंग हो रहा है ना। अरे नहीं, तो अगर समझो शेयरिंग की हो, लेकिन कैसे की हो? दे के की हो, ले के की हो? तुमने क्या किया? उसको दे दिया ना, उसको ट्रांसफर कर दिया बैठ को। जब भी अगर मान लो यहाँ पे NH3 है, अगर किसी को NH3 ने लोन पर दे दिया अपना, तो उसमें प्लस आ जाएगा ना अपने आप। लोन पे मतलब क्या तो हुआ? सर हाँ बोलो। फिर वो जो ऊपर वाला एग्जांपल है BF3 वाला, हाँ हाँ, वहाँ भी वही आएगा, उसमें भी वही वहाँ पे भी तो NH। N पे नहीं, यहाँ पे भी जब तुम दोगे ना, तो यहाँ पे क्या NH3 है, तो यहाँ प्लस आएगा, ऐसा कुछ चार्ज रहेगा यहाँ बैठ के, चार्ज N आना पे चाहिए। प्लस होगा। हाँ रहेगा, सर, बिल्कुल रहेगा। समझ गया। हो गया नोट सबका? ये वाला पार्ट पूरा यस एग्जांपल्स। यस अब देखो सर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आयनिक का है जो बता दे रहे तुमको हम। अगर जिसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, तो अगर कोई अपना लोन पेयर देता है उसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी, या फिर लुईस बेस बोल सकते हो। दे आर कॉल्ड लुईस बेस। लिख लो इसको। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना लोन पे डोनेट करेगा उसको लुईस बेस बोलते हैं। अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन पे लेता है, एक्सेप्ट करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने को, उसको बोलते हैं लुईस एसिड। एक्सेप्ट करेगा तो एसिड कहलाएगा, और डोनेट करेगा तो बेस कहलाएगा। तो अगर मैं पूछूं तुमसे NH3 और BF3 में, NH3 क्या है? लुईस एसिड और लुईस बेस? सर लुईस बेस है। लुईस बेस है। नोट कर लो यहाँ पे इस चीज को। और ये क्या हो जाए? BF3 लुईस एसिड। एसिड। मूव इट ऑन फास्ट। फिर कब होगा? जब वो एक्सेप्ट करेगा तब। एक्सेप्ट करेगा तो एसिड है, डोनेट करेगा तो बेस है। ठीक है सर। सर ये जो सर ओजोन वाला सर एग्जांपल है सर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, इसमें सर क्या बोलते हैं सर, एक जगह तो सर कोवैलेंट बन रहा है ना, और सर एक इधर जगह कोऑर्डिनेट बन कोऑर्डिनेट, रहा है, इधर कोऑर्डिनेट बन रहा है। हाँ सही है। तो सर मतलब दो बॉन्ड एक साथ बना सकता है? ऐसा क्यों नहीं बना सकता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने कैसे भी करेगा। वहां पे नहीं बन रहा था क्या? देखो यहाँ पे तुमने नाइट्रोजन जो देखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा है, ये वाला बोला ये तो सर, हाँ मतलब सर कोवैलेंट बॉन्ड है, हाँ सर कोवेलेंट है ठीक ना। क्या क्यों नहीं बन सकते कोवेलेंट? ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये बात क्या है? हाँ, अब ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इसके स्ट्रक्चर तुमको पता होना चाहिए। अगर तुमको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई आयनिक कंपाउंड तभी कहलाएगा जब उसके पास अल्कली मेटल हो या अल्कली अर्थ मेटल, जैसे कि Na है, K है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो अगर कोई भी अल्कली मेटल या अल्कली अर्थ मेटल आ गया, उसका मतलब क्या है? वो आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा। ये ध्यान रखना हमेशा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये अगर Na2S दे रखा है तो ये कैसा बॉन्ड है? आयनिक इक्विवेलेंट क्या बोलोगे? आयनिक। सर यानी आयनिक। लेकिन ऑक्टेट तो सबका पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे ऑक्टेट पूरा करोगे? क्या करोगे यहाँ पे? Na+ और दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ दोगे, S को, सल्फर को। तो सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, एक प्लस करके प्लस कर नोबल ने सेकंड कर लिया। सिमिलरली अगर मतलब तुम एक काम करो, थोड़ा सा बना लो स्ट्रक्चर कुछ कुछ का, मतलब तुम लोग को पता है ना, ये बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसको बना लो, देख लो डाउट है कहाँ पे है। थोड़ा बहुत आना चाहिए स्ट्रक्चर बनाना। जैसे KCN बोल रहे हैं, HCN बोल, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना लो जिसको मार्क करें। CO2 तो आपको पता है, CO पता है, इसको नोट करो, बनाते हैं स्ट्रक्चर क्या क्या है। N2O, N2O2। सर हाँ, सर CO सर बेस है कि एसिड है? CO क्या है? देखो कार्बन का ऑक्साइड है, और कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल? सर नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? क्या बताया था मैंने? सर बेस। नहीं, उल्टा, याद नहीं रखते हो। एसिडिक होता है। एसिडिक होता एसिडिक है, होता याद है। रख। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगर ठीक मेटल है। का ऑक्साइड है तो देखो कैसे याद रखोगे, नहीं याद रहता ना, कैसा तुमको याद रहेगा? सोडियम का ऑक्साइड Na2O होता है, और अगर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो NaOH हो जाएगा। तो ये कैसा है? एसिड है कि बेस है? सर NaOH सर आपका बेस हो गया। ये पक्का याद रहेगा ना? हाँ सर ये याद ही है। ठीक है, तो ये याद है। तो अगर सोडियम का बेस है, सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल? सर मेटल है सर। मेटल है। तो ये तुमको ध्यान रखना है, अगर मेटल से बेस आता है तो नॉन मेटल से क्या आएगा? सर एसिड आएगा। एसिड आएगा। नॉन मेटल से क्या आएगा? बोलो अच्छे एसिड। से।
एसिड। सर एसिड देखो आएगा। मेटल्स, हाँ बस याद रखना, अगर मेटल ठीक से है सर। बेस है तो नॉन मेटल से एसिड रहेगा, हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ CO2 सर, क्या कोई है, एसिड या कंफ्यूजन बेस? जो सर हम एसिड हो मार्क किए जाएगा। हैं ना, हाँ जो मार्क किए ना उसका सारा स्ट्रक्चर बना लो अपने आप। सबके स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे बनाया जा रहा है उसको ध्यान रखना है। जैसे कि N2O3 में देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तुमसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो तुमको याद रखना है, पता रखना है। जैसे कि N2O, N2O3, इसमें क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। देखो मत करो। देखो KCl में भी क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ऊपर वाला जो है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसा वाला कोऑर्डिनेट है, बाकी दो डबल बॉन्ड। जैसे थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कितना मतलब आप बोलिए। कहीं किसी को दिक्कत है किसी पार्ट में पूछ लो। सर आइसोसाइनेट मतलब? आइसोसाइनाइड मतलब वही साइनाइड होता है CN। जैसे कि अगर CN है ना, CN उसको बोलते सर हैं साइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब उल्टा हो गया, NC हो गया। अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, और कार्बन से बॉन्ड बन रहा है तो साइनाइड बोलेंगे। नाम है, पहली बार देख लो, बाद में आदत हो जाएगा देखते देखते। सर KCN KNC वाला नहीं समझ में आया। KNC देखो फिर से बता रहा हूँ, KNC तो हाँ हटा रहे थे, KNC तो K में प्लस रहेगा तो NC में क्या आएगा, माइनस। ये तो पता है। अब NC में माइनस में, अब देखो नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन है, तो माइनस किस में, नाइट्रोजन पे आना चाहिए। अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ पहले जल्दी से। 5 होता है। 5। अगर इसमें माइनस है तो 5 कितना होते हो हैं। जाएगा, माइनस है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6। 1 2 3 4 3 4 5 6 ऐसा रख लो। कार्बन में कितना है इलेक्ट्रॉन, सर 5 कार्बन में 5 होता है। 4 4 4 होते हैं। 1 2 3 4। अब तुम देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, दो कैसे बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का, देखो जरा सा। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। नाइट्रोजन का हुआ, नाइट्रोजन का हुआ, हाँ नाइट्रोजन का हो गया। हाँ नाइट्रोजन सर। का हो गया। अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करोगे तुम, नाइट्रोजन सर कार्बन कार्बन को जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होगा। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा ना, तो क्या कर सकते, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, इसको शेयर कर सकते हैं क्या ऐसे, कर सकता है। करेंगे तो देखो क्या दिक्कत होगा, करके देखो क्या दिक्कत हो रहा है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, कितने हो गए, 1 2 सर 3 नाइट्रोजन में 6 हो 4 जाएगा ना। 5 6 7 8 9 हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। 9। कार्बन में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। इसका भी काम नहीं चल रहा है, तो क्या कर रहे हो, और कोई उपाय है। सर लोग पोटेशियम से ले सकता है। पोटेशियम तो छोड़ दो, पोटेशियम तो दे चुका पहले ही। पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया, तभी तो 6 हुआ। पोटेशियम का केस खत्म, उसका कोई काम नहीं है अब। तो क्या ये बनाएंगे ये बीच वाला जो बनाया था मैंने, नहीं। सर कार्बन अपना 2 ठो दे देगा तो फिर उसके लिए अच्छा हो जाएगा। कैसे देगा बताओ ना, कैसे देगा, क्या ऑप्शन बच रहा है, नहीं सर वो एक को तो 2 चाहिए, एक को देना है, तो क्या करेगा, शेयर कर लेगा, नाइट्रोजन शेयर कर कैसे लेगा शेयर करेगा, बाय बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कैसे शेयर करेगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो बन गया है, इसी को बना रहे हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नो उसकी के पे प्लस है, एन पे माइनस है। सर इसमें सर कौन कौन सा नोट करना था सर, टिक हट गया। कोई नहीं, सब उसको बताया ना फिर से, दो HCN ये उनको लोग एनएस तो को पता है क्या बताना है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड घर पे बना के देखना, प्रैक्टिस करके देखो बनता है कि नहीं बनता है, सब कॉपरेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर ये अपना बुकलेट में नहीं दिया रहेगा सर, मिर्जी वाला में?
होगा, लेकिन अब जो दे रहे बनाओ ना उसके बाद जो ढूंढना पड़ेगा तुमको, यहाँ तो नहीं रखेगा, नहीं बुक तो तुम दे देंगे, उसमें बहुत कुछ है। सर मेरे पास एक बुकलेट है सर, उसमें दिया हुआ है। हाँ दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा, अपने बुकलेट में भी दिया होगा। जैसे नोट करो बस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इसमें दिक्कत अब नहीं होना चाहिए किसी को। समझा दें कैसे होता है, क्या होता है, और बॉन्ड कैसे बनता है वो बता देना। चलो ठीक है, इतना काफी है, इसको नोट करो दिन से। एक नाइट्रिक एसिड का इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लो, लास्ट वाला जो है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछा तुमसे जा सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड या फाइंड आउट किसमें कोवेलेंट बॉन्ड है किसमें नहीं है, इसको पता मुझे लगता है। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस करते करते आएगा। एटलीस्ट ये बना लो, ये वाला बना लो, इसको छोड़ दो, इसको तो बना ही लोगे, ये बना लो फर्स्ट लेवल। जब भी देखो कि तुमसे कोवेलेंट मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है और कहीं पे किसी पे इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, किसी के पास खाली है, तो हमेशा समझ लो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देन हाँ सर हो गया। जो देखते हैं आप कुछ है कि नहीं समझा हुआ, नहीं बता सर N2O4 वाला, सर N2O4। समझाना है। हाँ सर। देखो क्या है N2O4 में क्या करो तुम, देखो नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 4, तो क्या करो, नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, अच्छा 5। 1 2 3 4 5, दूसरा भी ऐसे करो 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर तुम ऐसे कर लो, मतलब ज्यादा सही तो वेट कर, तो तुमको सिमेट्री देख के बनाना होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 1 2 3 4 5 6, दो इधर कर लिया, दो इधर कर लिया, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, दो इधर कर लिया, यहाँ पे एक इधर कर लिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये सही कर रहे हैं, देखो यहाँ इसके पास, इस नाइट्रोजन को देखो ध्यान से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के पास, काउंट करो। सृजन 10। 10, क्या 10 बना सकते हैं नाइट्रोजन, नहीं नो सर, सर। नहीं, तो क्या हम ऐसा करेंगे, नहीं सर। नो नहीं सर। करेंगे, तो गलती क्या कर रहे हैं, हमको सारा शेयर नहीं करना, तो क्या करना है वो देख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 है, यहाँ भी 6 था, इसको 8 कंप्लीट करना है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, शेयर कर नहीं सकते हैं, तो क्या करना है, ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, अब देना पड़ेगा उसको। हो गया, खत्म कर, वही बना दिया। तो जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी फंसता है तुम्हारे पास कि पूरा नहीं हो रहा ऑक्टेट, और एक के पास 2 कम, एक के पास 2 ज्यादा है, तो हमेशा ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेट बन जाएगा। क्लियर है।
यस सर। तो सर ये ऐसे भी यस तो कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन जो है दो जो है पूरा इलेक्ट्रॉन्स दे देगा ऑक्सीजन को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा n और n के बीच में। मतलब इसके इसके बीच में कोऑर्डिनेट बना लेंगे यहाँ पे, कैसे कह हाँ रहे हो? n। तो दूसरा क्या करेगा, वहां दूसरा वाला फंसेगा फिर। अच्छा तुम ना हाँ सर, बना वो के मेरे को दो तो भेजना नहीं कोई है ना, बात दो नहीं एक नहीं काम नहीं, करना, समझ गया दिक्कत हो जाएगी, तुम एक काम समझ करना गया तुम। ठीक है चलो, अच्छी बात है, समझ गया सर। गुड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डाउट्स आ रहा है, अच्छी बात है। अगला देख लो क्या है, कुछ कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हाइपरवैलेंट? हाइपरवैलेंट का मतलब, वैलेंट का मतलब होता है ऑक्टेट से जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जिसके पास, उसको हाइपरवैलेंट बोलते हैं। तो देख लो कौन करके, सबका बना लोगे बैठ के। ClO4 माइनस, तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस चार्ज लगा दोगे, एक और इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑक्सीजन के साथ बना लो। दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के पास? देखो जरा ध्यान से, काउंट करो कितना है, काउंट करो जल्दी से। 2 4 4 8 12 16, कितना आ गया? 16। 16 इलेक्ट्रॉन क्या 8 से ज्यादा है कि नहीं है? हाँ सर है। क्या बोलेंगे, हाइपरवैलेंट है। BF3 SO4 2 मैं सबका बना के देख लो, चेक करो किसमें किसमें नहीं है, तो अपना आंसर तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है? कैसे चेक करना है? सर हाइपरवैलेंट मतलब सर 8 से जिसके पास ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, सेंट्रल एटम है, उसको बोलते हैं हाइपरवैलेंट। ठीक है, सेंट्रल एटम में सर। सेंट्रल एटम मतलब जो बीच वाला एटम है उसको बोलते हैं। द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड बाय, किससे ओबे नहीं हो रहा? देखो ध्यान से, बना के देख लो सब लोग। सर PCl5। दिख रहा है 5 8 उस पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, बाकी सब करेगा ही करेगा। नहीं सर B भी नहीं करेगा। देखो ध्यान से, CO2 करेगा कि नहीं करेगा? सर CO2 तो करेगा। करेगा। बना के देखना है, ऐसा नहीं हवा में बोल रहे, कोई भी चीज बना के देख लेंगे फटाफट, 2 मिनट लगता है बनाने में। कर रहा है 8 8 हो रहा है, तो ये कसम का। BCl3 में कितना, 1 2 3, Cl लेगा 1 1 1, कितना 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 6 में हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। BCl5 में कितना 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, देखा है, नहीं हो पाएगा। SiO4 में, सिलिकॉन में 1 2 3 4, और सबको एक दे दो, हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी होता है। तो क्या आएगा, BNC। क्लियर है? हाँ सर। यस। यस सर। इसमें देख लो सेकेंड वाला क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑक्टेट इज नॉट एप्लीकेबल? स्पीशीज ऑक्टेट रूल क्या है? 3 पे। ऑक्टेट मतलब वही हो गया ना, 8 होना चाहिए। अच्छा वो सर स्पीशीज बस नाम के लिए लिखा हुआ है। स्पीसीज मतलब स्पीसीज होता है, चीजें, किस चीज में है किस में नहीं है। स्पीसीज मतलब वो बायो वाला स्पीसीज नहीं है। सी में बी में भी। यहाँ भी कितना 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ कितना 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ भी कितना रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन। किसी में नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें होगा, CO में। कैसे होगा CO का स्ट्रक्चर बना के देखो कैसे बनता है, सब लोग ट्राई करो कॉपी में एक बार। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO, देखो कितने लोगों से बन पाता है। और मुझे बताओ कितने बॉन्ड्स हैं, कैसे बॉन्ड्स हैं, कितने कोवलेंट है, कितने क्या है, कैसा है। ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, बताओ तो। ट्रिपल बॉन्ड है। CO का ट्रिपल CO का बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड तीनों क्या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है तीनों। कोवैलेंट। नो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। को बनाओ जल्दी से सब लोग। कोवैलेंट है। कोवलेंट है कोवैलेंट। तीनों। हाँ हाँ सर गलत हो रहा है। 2 कोवैलेंट है और दो 1 कोऑर्डिनेट है। एक दो, देखो कैसे बनाते हैं, समझो ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। CO बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास कितना, 1 2 3 4 5 6। अब तुमको लग रहा है कि सर शेयर करेंगे, देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अगर कुछ और शेयर करोगे तो ऑक्सीजन का एक्सपेंड हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। और कार्बन का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5, कार्बन के पास 6 ही है, तो किसी के पास 6 है और किसी के पास कंप्लीट हो चुका है, फिर भी लोन पेयर है, तो क्या समझना है हमको? दे देगा। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा।
ये हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी आइटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और लोन पेयर है और दूसरे आइटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ध्यान रखना हमेशा कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है सर। तो सिर्फ इसी का ऑक्टेट होगा, बाकी सबका ऑक्टेट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करना, जितना पढ़ाएंगे काफी आज के लिए इतना ही रखो ध्यान से। जो कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह क्या है तो बिल्कुल तुमको पता है, सब में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे भी नहीं हम। सब पता है तुमको ऑलरेडी। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। वैलेंसी क्या होता है, कोवेलेंसी क्या होता है, वो अगली क्लास में देखते हैं। स्टार्ट करवाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे हम अगली क्लास में, ये वाला पार्ट। उसके बाद हम तुमको बताएंगे कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। कुछ लोगों को मैंने पहले पढ़ा रखा है, बट फिर से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक तुम लोग क्या करोगे, जिन लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, उसके क्वेश्चंस करो और सबमिट करो आंसर, ठीक है। तब तक अभी इसका टाइम लगेगा। अगले क्लास से तुम लोग रेडी हो जाओगे इससे क्वेश्चन करने के लिए। इनफैक्ट अगर तुम चाहोगे तो सेक्शन ए कर सकते हो, सेक्शन तुम्हारा ऑक्टेट रूल ही है, जो कि तुम आराम से बना सकते हो। तुम चाहो तो इसके भी ट्राई कर सकते हो, करना हो तो, बट पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ट्राई करो, है ना, उसको बना के देखो, फिर हम इसको बना देंगे। एवरेशन होता है, सब देख लेंगे क्लास में। चलो आज के लिए इतना रहो काफी, ठीक है ना। आज इतना रखते हैं हम लोग, रिवीजन करना अच्छे से बैठ के, क्वेश्चन करके सबमिट करो होमवर्क। अगर हो जाता है तो मैं एक असाइनमेंट भेजूंगा तुमको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, लेकिन अगर हम नहीं भेज रहे पहले तुम इसको ट्राई कर लो पूरा, उसके बाद क्लियर है। होमवर्क पूरा कंप्लीट करके भेजो, फिर हम भेजते हैं। ठीक है सर। और जिसका होमवर्क हो चुका है, कुछ लोगों ने जमा कर रखा है, तो वो लोग एनसीईआरटी बना लो, एनसीईआरटी कर लो पहले सबमिट, उसके बाद फिर हम असाइनमेंट में को भेजते हैं, फिर उसको भी ट्राई करते हैं। क्लियर है ना सबको। ठीक है करो, सर। जो भी दिक्कत हाँ आ सर। रही डाउट्स ग्रुप में डालो, डिस्कस करेंगे, फिर अगले क्लास में भी ऐसे करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे डाउट सेशन के लिए हम लोग स्पेसिफिक। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो ओके, ट्राई करो, अच्छे से करो, है ना। ओके, तो थैंक यू, चलो बाय।